के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा जो 26 मार्च 2025 को आयोजित होगी, इस परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमारा ये चौथा वीडियो होगा, जिसमें हम आपके प्रश्न पत्र में आने वाले लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। आपकी पूरी पाठ्य पुस्तक में से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जिन जिन चैप्टर में से अति लघुतरात्मक प्रकार के, उन सभी प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। इससे पहले हमने मल्टीपल चॉइस वाले अबैध वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंधित क्वेश्चंस को देख लिए थे। अगर आपने किसी कारणवश वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 20 अंकों की तैयारी आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकोगे। आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित ये सारे प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर 13 तक के कुल 10 प्रश्न है ये, जो लघुतरात्मक प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का होता है। इस तरह से कुल 20 अंक यहाँ से लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्नों के आपके परीक्षा में आएंगे। तो 20 अंक कौन कौन से चैप्टर से ये प्रश्न है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 से लेकर 11 तक अध्याय है। टोटल 14 अध्याय है टोटल। उनमें से 1 से लेकर 11 तक के अध्याय है। उनमें से चौथा अध्याय अगर आप देखो तो इसमें नहीं लिखा हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय नहीं है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, इन सभी अध्यायों में से एक एक प्रश्न आएगा लघुतरात्मक प्रकार का। तो ये कुल 10 अध्याय है। 10 अध्यायों में से एक एक प्रश्न प्रत्येक अध्याय में से आएगा। तो टोटल 20 अंकों के ये 10 लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न हैं। देख लेते हैं इनको। सबसे पहले हम अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे। अध्याय 1, वास्तविक संख्याएं। इनमें से इस अध्याय में से एक प्रश्न आना है लघुतरात्मक प्रकार का। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 16, 24 और 36 का मैसय यानी एचसीएफ और एलसीएम यानी लैसय ज्ञात करो। मैसय और लैसय ज्ञात करने के लिए हमसे पूछा गया है। तो लैसय भी 1 अंक का होगा और मैसय है वो भी 1-1 अंक के हो जाएंगे दोनों। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और 36 के भी अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये सारे अभाज्य गुणनखंड कर लेने के बाद अब हमें इसका मैसय ज्ञात करना है। तो 16, 24 और 36 का मैसय क्या होगा। इनमें से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 4 बार आया हुआ है, 2 3 बार आया हुआ है, 2 2 बार आया हुआ है। तो 2 बार कॉमन आ रहा है सभी में, 2 को कॉमन ले लिया। इसके अलावा और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो मैसय हमारा हो गया 2 × 2 4। लैसय में अधिकतम घात लिखनी होती है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, तो 2 को 4 बार लिखना है। और 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो 3 को 2 बार लिखना है। सभी का गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो इस तरह का एक प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मैसय और लैसय पे आधारित क्वेश्चनों का अभ्यास कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है इसमें 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, आप यहाँ पर देखिए। 8 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3। और 25 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 5। ठीक है। अब अगर हम 8, 9 और 25 का मैसे ज्ञात करेंगे तो इनमें से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। 2 के गुणनखंड यहाँ है, बाकियों में नहीं है। 3 के गुणनखंड यहाँ है, बाकियों में नहीं है। 5 के गुणनखंड यहाँ है, बाकियों में कहीं नहीं है। कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा। जब कॉमन नहीं आता है तो इसका मैसय क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और लैसय में अधिकतम घात लिखनी है। 2 की मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी, 3 की मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगी और 5 की मैक्सिमम पावर भी 2 हो जाएगी। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये इसका लैसय होगा। गुणा कर लेंगे इनका तो 1800 आ जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 12 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। देखना बच्चों, यहाँ ध्यान रखना, छोटी से छोटी शब्द अगर आपको मिल जाए इसका मतलब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। और बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए तो उसमें आपको मैसय ज्ञात करना होता है। अब छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो इन तीनों संख्याओं का हमें लैसय ज्ञात करना है। तो लैसय ज्ञात करने के लिए हमें पहले संख्याएं लिखनी है, उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर एलसीएम ज्ञात कर लेना है सभी का। तो 60 आ जाएगा। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, 60। यानी इस 60 में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 12 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 30 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। 60 से छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती जिसमें तीनों का भाग जाए। ठीक है। आगे इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 4। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 और 24 को पूर्णतः विभाजित करती हो। बड़ी से बड़ी संख्या यानी इन संख्याओं का अब हमें मैसय यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले हमने इनके गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद हमें एचसीएफ मिल गया इसका 2।
सॉरी 2 × 2 और HCF आ गया 4, तो अभिष्ट संख्या क्या आई 4। अब इस 4 का भाग हम 12 में भी दे सकते हैं, 4 का भाग हम 16 में भी दे सकते हैं, 4 का भाग 24 में भी दे सकते हैं। 4 से बड़ा कोई ऐसा अंक नहीं मिलेगा हमें जो तीनों में भाग जाए जिसका, ठीक है। ये बड़ी से बड़ी संख्या है 4। नेक्स्ट इसके बाद सिद्ध कीजिए कि किसी धन पूर्णांक n के लिए 6 की पावर n सदैव 6 पर समाप्त होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी धन पूर्णांक n के लिए 6 की पावर n सदैव 6 पर समाप्त होती है, ये चेक करना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखो धन पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अब हमें 6 की पावर n का मान इन मानों पर निकालना है। तो पहले हम n बराबर 1 पर देखते हैं कितना आता है। 6 की पावर n है तो 6 की पावर 1 हो जाएगा, n का मान 1 रखने पर बराबर में आ जाएगा 6। तो इकाई अंक इसका क्या आया 6। 2 रखेंगे यहाँ पर n की वैल्यू, तो 6 की पावर n की इक्वल हो जाएगी 6 की पावर 2। 6 को 2 बार गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 36, तो 36 का भी इकाई अंक 6 है। n का मान 3 रखेंगे तो 6 की पावर 3 बनेगा, 6 को 3 बार गुणा करेंगे 216, 216 का भी इकाई अंक 6 है। n की पावर 4 रखने पर 6 की पावर 4 हो जाएगा, तो 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1296 आएगा, इसका भी इकाई अंक 6 है। तो इन अगर हम सभी को मानों को देखें तो हर बार चाहे n का मान आप 1 रख दीजिए, चाहे 2 रख दीजिए, चाहे 3 4 5 6 कुछ भी रख दीजिए, जो धन पूर्णांक होने चाहिए उनके ऊपर क्या है कि 6 की पावर n सदैव 6 पर समाप्त होती है। अब यहाँ मैंने पूर्ण संख्या n के लिए लिख दिया, इसकी जगह आप धन पूर्णांक n के लिए नोट कर लेना यहाँ पर, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना यहाँ। ये यहाँ पर क्या आएगा धन पूर्णांक n के लिए, धन पूर्णांक n के लिए, ठीक है, चेंज हो जाएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा। बाकी इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है एक दूध वाला दूध मापने हेतु 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर व 5 लीटर के माप काम में लेता है। उस छोटे से छोटे पात्र की माप लिखिए जिसे इन तीनों माप वाले पात्रों से पूर्णतः भरा जा सके। छोटे से छोटे वर्ड, इसका मीनिंग क्या होगा, हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है 1 2 3 5 का। तो इनका हमने अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इसका आएगा 1 × 2 × 3 × 5 और आंसर आ जाएगा 30। यानी 30 लीटर का एक ऐसा पात्र होगा जो कि 1 लीटर वाले बर्तन से भी भरा जाएगा, 2 वाले से भी, 3 वाले से और 5 वाले से भी। 30 लीटर बर्तन को हम इन सभी पात्रों से माप से भर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये भी 2 अंकों में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अंडर रूट वाली जो संख्याएं होती है उनको अपरिमेय सिद्ध करने वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आता ही होता है हर बार एग्जाम में। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं, अब जैसे √5 को प्रूव करना है तो हम इसको पहले एक परिमेय संख्या मान लेंगे, और परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। अब √5 को हम बटा के रूप में लिखेंगे a/b, √5 बराबर a/b। यहाँ पर क्या होगा, b का मान कभी 0 नहीं होता और a व b सहअभाज्य पूर्णांक है। a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक। वर्ग करने पर क्या आएगा, √5 का वर्ग कर दो बराबर में a/b का भी पूरे का वर्ग कर दो, ये बन जाएगा 5/1 और बराबर में a²/b²। तिरछा गुणा करेंगे तो 5 का गुणा b² से 5b² और 1 का गुणा a² से a², 5b² बराबर a², ये बन जाएगा b² बराबर a²/5। अब a और b क्या है, पूर्णांक है, यानी a² में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः a² में 5 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। और एक प्रमेय है कि अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी उस संख्या का भाग जाएगा। तो अगर a² में 5 का भाग जाता है तो a में भी 5 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। और अगर भाग चला जाता है इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, उसकी गुणज होगी। तो a क्या है, 5 का एक गुणज है, 5 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या हो, a 5 का एक गुणज है, तो a का मान हो जाएगा 5c। 5c हमने इसको मान लिया। अब देखो समीकरण 1 जो हमारे पास ये वाली है, इस समीकरण में हम a की जगह पर 5c प्रयुक्त करेंगे, तो b² बराबर a² की जगह आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर बटा में 5। तो b² बराबर आएगा, इसकी स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 5c × 5c और बटा में 5, 1 5 से 1 5 कट जाएगा, b² बराबर 5c²। यहाँ तक आया समझ में। अब इस 5 को हम बटा में ले आएंगे, c² के गुणा में 5 था, b² के बटा में चला गया, ठीक है, c² बराबर आ गया b²/5, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखो c b² के बटा में 5 है तो हम लिखेंगे b² में 5 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है और b में भी 5 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। तो b का मान क्या हो जाएगा, b है वो एक 5 का गुणज होगा, तो b बराबर 5d। तब हमारे पास √5 जो है, जो हमने शुरू में माना था a/b, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a तो हमने 5c माना हुआ है, b माना हुआ है 5d। तो शुरू के अंदर हमने ये लिखा था कि a और b सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ पर क्या है, a और b के जब गुणनखंड रूप हमने आगे निकाले तो 5 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए स्पष्ट कर देंगे यहाँ पर कि a व b में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, a व b सहअभाज्य तो नहीं है।
अगर सहभाज्य नहीं है तो इसका तात्पर्य होगा कि √5 को परिमेय मानना गलत हो गया हमारे पास। हमने शुरू में माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो वो गलत धारणा हो गई। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय होती है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 2√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो प्रश्न की शुरुआत हमें बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही करनी है। सर्वप्रथम हमने इसको मान लेना है कि 2√5 एक परिमेय संख्या है, और अगर कोई परिमेय संख्या मानते हैं तो उसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो मान लिया कि 2√5 किसके बराबर है? a/b के बराबर है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये नोट जरूर करनी है कि b का मान कभी जीरो नहीं होता, b नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। ये वाली लाइन लिखना कंपलसरी है। फिर उसके बाद अब देखो सिंगल संख्या है यहाँ पर, और अगर हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इसका वर्ग कर लीजिए। वर्ग करोगे तो 2√5 का होल स्क्वायर बराबर में a/b का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। 2√5 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो 20 आएगा इसका आंसर, और बटा में हमने अपनी तरफ से 1 लगा दिया। a/b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a²/b²। फिर ये तिरछा गुणा होगा 20 का गुणा b² से 20b², और बराबर में 1 का गुणा a² से a²। तो 20b² बराबर a² आया है, तो 20 को ले जाएंगे बटा में, b² बराबर a²/20। a² के बटा में 20 आ रहा है, और b क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो इसका तात्पर्य क्या होगा? a² में 20 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पर a² में 20 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। तो अगर हम a² में 20 का भाग दे सकते हैं तो a में भी 20 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। ओके, अब a क्या हो जाएगा? 20 का एक गुणज हो जाएगा, 20 के गुणा में आने वाली संख्या हो जाएगी, 20 के पहाड़े वाली संख्या हो जाएगी a। तो a को मान लेंगे 20c। हमने अपनी तरफ से मान लिया a बराबर 20c। अब इस मान को हमने समीकरण 1 में पुट करना है। b² बराबर a²/20 था समीकरण 1 में, तो a² की जगह आ जाएगा 20c का होल स्क्वायर हमें 20। सोल्व करेंगे इसे तो आखिर में हमारे पास ये आएगा c² बराबर b²/20। ये आ गया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें आएगा हमारे पास ये आएगा कि b² के बटा में 20 है, तो इसका मतलब हुआ b² में भी 20 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। अगर b² में 20 का भाग दिया जा सकता है तो b में भी 20 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। तो आगे हम लिखेंगे कि b क्या है? 20 का एक गुणज हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा 20d। पिछले प्रश्न की तरह ही सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब हमने a का मान 20c निकाल लिया, b का मान 20d निकाल लिया, तो 2√5 की वैल्यू हो जाएगी a/b यानी कि 20c/20d। तो 20 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे अर्थात a व b में 20 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो a और b सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं है तो फिर हम 2√5 को परिमेय नहीं मान सकते। हम इसको परिमेय मानते हैं तो वो गलत हो जाता है। 2√5 फिर क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का वैसे तो जोड़ घटाव किया हुआ है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसको कैसे प्रूव करना है, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखो आप, हमारे पास सर्वप्रथम हम इसको मानेंगे। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या मान लिया, और परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने 5 - 2√3 को a/b मानकर आगे इस सवाल की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ आप देखो, ये वाली लाइन कंपलसरी लाइन थी कि b नॉट इक्वल टू 0 और a व b सहभाज्य पूर्णांक है, ये लिखनी ही होती है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ का गौर करो, अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे ना उसमें इसका वर्ग कर देते थे, वर्ग करके हमारा अंडर रूट हटा देते थे, वर्गमूल का निशान हटा देते थे, हट जाता था उसमें। अब ये दो संख्याएं हैं, अगर मैं इनका वर्ग करूँगा तो अंडर रूट हटेगा नहीं। अगर सिंगल संख्या होती, 2√3 होता तो हट जाता, लेकिन 5 - 2√3 है, जोड़ घटाव में आ गई संख्या है, इसका मतलब अब अंडर रूट इसका वर्गमूल का निशान नहीं हटेगा। तो पक्षांतरण करना है, फिर हमें 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ रह जाएगा -2√3। 5 इधर जाके माइनस का हो गया, इसको बटरफ्लाई रूल से हम सॉल्व करेंगे तो बटा में b a-5b बटा b, माइनस का 2b बटा में जाएगा तो a-5b बटा माइनस का 2b। अब माइनस के निशान को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले निशान जो वैल्यू है उसको आगे पीछे कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू में माइनस कॉमन लेके, यानी कि इसको काटा है, तो माइनस का 5b अब प्लस का 5b हो गया, और a जो प्लस का था वो माइनस का हो गया।
अंडर रूट 3 बराबर क्या आ गया 5b माइनस ए बटा में 2b। अब आप देखो b क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या के गुणा में आगे 5 लगा हुआ है, तो 5 का गुणा कर दो पूर्णांक संख्या को, वो भी तो पूर्णांक ही आएगा। तो ये 5b हो गया एक पूर्णांक संख्या, फिर माइनस ए भी एक पूर्णांक संख्या है और बटा में 2b है वो भी एक पूर्णांक संख्या ही होगी। पूर्णांक संख्या माइनस पूर्णांक संख्या बटा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या घटाएंगे तो पूर्णांक संख्या ही आएगी और बटा में भी इसके पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है आपको पता ही होगा, प्लस वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक, प्लस अनंत तक। माइनस वाली संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5 माइनस अनंत तक, ये सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। और बीच में एक जीरो भी आता है, वो जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब अंडर रूट 3 का मान आ गया पूर्णांक बटा पूर्णांक। और आप सभी जानते ही होंगे कि पूर्णांक बटा जो पूर्णांक होता है वो एक कौन सी किस प्रकार की संख्या होती है, पूर्णांक बटा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम आगे कैलकुलेशन देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट 3 बराबर एक परिमेय संख्या। परंतु अब यहाँ पर आपको देखना है कि हमारे पास अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या आ गई, परंतु हम पहले इसको प्रूव कर चुके हैं कि अंडर रूट 3 जो होती है ना वो तो एक अपरिमेय संख्या होती है। हम पहले वाले क्वेश्चंस में जैसे अंडर रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव किया था, तो अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार 5 - 2 अंडर रूट 3 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। और अगर हम 5 - 2 अंडर रूट 3 को परिमेय नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब वो एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब होगा वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं लघुत्रात्मक प्रकार का। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंडर रूट वाली जो संख्या होती है वो बटा में भी हो सकती है, तो इसको अपरिमेय प्रूव कैसे करना है, पहले हम सवाल की शुरुआत करेंगे मानते हुए। ये वाली लाइन कॉमन लाइन है जिसको लिखना होता है। फिर हम लिखेंगे 1/√2 बराबर a बटा बी, जहाँ पर ये लाइन भी कॉमन होगी। अब यहाँ पर अंडर रूट 2 का अगर हम वर्ग कर दें तो क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा। तो वर्ग करने पर 1/√2 का पूरे का वर्ग बराबर में a बटा बी का वर्ग, एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 बराबर में a² बटा बी स्क्वायर। तिरछा गुणा करेंगे तो 2a² बराबर बी स्क्वायर, a² बराबर आ जाएगा b² बटा 2। a² की वैल्यू क्या आई, b² बटा 2। तो अब यहाँ पर देखो b² के बटा में 2 है तो लिख देंगे b² में 2 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। अगर b² में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो b में भी 2 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन। फिर आगे है कि b का जो मान है वो 2 का एक गुणज है। b क्या हो जाएगा, एक 2 का गुणज हो जाएगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो b बराबर 2c हमने अपनी तरफ से इसको मान लिया। तो समीकरण 1 से a² बराबर 2c अपॉन में 2c का होल स्क्वायर बटा में 2, हमने समीकरण 1 में इस मान को रख दिया। a² बराबर 2c इंटू 2c बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a² बराबर 2c²। तो यहाँ से अब हम 2 को ले जाएंगे बटा में, c² के गुणा में 2 था वो a² के बटा में आ गया। अब a² के बटा में 2 है तो लिखेंगे a² में 2 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, a में भी 2 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। a जो है वो 3 का एक गुणज होगा, और अगर ये 3 का गुणज है तो इसका मतलब हो गया 2 का गुणज है तो इसका मतलब हुआ a बराबर 2d। a 2 का गुणज है तो 2d हो जाएगा, मान लिया हमने इसे। अब 1/√2 हमने शुरू में माना था a बटा b बराबर में a की जगह पर 2d, b की जगह 2c, ये मान आ गए। अब यहाँ पर 2 आ रहा है कॉमन तो लिखेंगे स्पष्ट है कि a व b में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो a व b सहभाज्य नहीं है। 1/√2 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप सवाल आपको अच्छे से समझ में आया है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं हमारे कंप्लीट। अब हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरे चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, उसमें से भी एक प्रश्न लघुत्रात्मक प्रकार का आएगा, तो इस प्रश्न की हम तैयारी कर लेते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3, 1/3 है। शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, हमें बहुपद बताना है। इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में योग और गुणनफल हमें दे रखा है, तो एक तरफ हम शून्यकों का योग लिखेंगे, दूसरी तरफ हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। योग का फार्मूला होता है -b/a, तो बराबर में आ जाएगा 3 यानी 3/1, और गुणनफल c/a होता है, इसका फार्मूला आ जाएगा बराबर में आ जाएगा 1/3। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर करके हमें a, b और c के मान निकालने हैं ताकि हम मानक द्विघात बहुपद के अकॉर्डिंग द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकें। तो माइनस पहले यहाँ से हटाएंगे, माइनस चला जाएगा इस तरफ, तो b/a का मान आ जाएगा -3/1 और c/a का मान 1/3 है। अब देखो a 2 बार आया हुआ है, यहाँ पर भी एक a है, एक यहाँ पर भी है,
तो ए के सामने वाली वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पर ए का मान 1 है, यहाँ पर ए का मान 3 है। एक जैसे नहीं है ना, तो इनको एक जैसा बनाना है, बस इतना काम अपने को करना है। पहले तो माइनस हटा दीजिए, उसके बाद ए का जो मान है उसके लिए बराबर मान लेकर आना है दोनों तरफ। ए का मान 3 है, यहाँ पर 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि आंसर में कोई फर्क ना आए। तो 1 का गुणा हमने 3/3 से कर दिया, ऊपर नीचे इसका पूरे का गुणा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 9/3। अब ए का मान यहाँ पर भी 3 है, ए का मान यहाँ पर भी 3 है। चलिए अब हम कर लेंगे इसकी तुलना। तुलना करने पर ए के बराबर में 3 दिया हुआ है तो ए का मान 3 आ गया, बी के बराबर में माइनस का 9 है तो बी का मान -9 आ गया, और सी के बराबर में 1 है तो सी का मान 1 आ गया। ए बी सी के मान जब निकल जाते हैं तो फिर द्विघात बहुपद हमारा ज्ञात हो जाता है। पी एक्स बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह पर -9 है तो माइनस का 9x आ जाएगा, और प्लस में सी, सी 1 है तो 1 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -3 और 5 है। शून्यक दे दिए माइनस का 3 और 5। तो इस क्वेश्चन में शून्यक दिए हुए हैं, शून्यकों का योग और गुणा नहीं दिया हुआ। तो देखो, पहला शून्यक अल्फा मान लीजिए माइनस का 3, दूसरा शून्यक बीटा मान लीजिए 5। अब द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा दोनों हो तो उसके लिए फार्मूला होता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। शून्यक देखो हमारे पास ये पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए हम ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट हल कर लेंगे। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा की जगह पर -3 रखेंगे तो x प्लस 3 बन जाएगा, और बीटा की जगह 5 रखेंगे तो x माइनस 5 बन जाएगा। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे, x का गुणा x के साथ x स्क्वायर, x का गुणा -5 के साथ -5x, और +3 का गुणा x के साथ +3x, +3 का -5 के साथ -15। सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, के का मान ज्ञात कीजिए। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक अल्फा व 1/अल्फा है, के का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखो, एक तरफ तो ये लिखा हुआ है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, दूसरे में व्युत्क्रम दिखा भी दिए। अल्फा अगर पहला शून्यक है तो दूसरा शून्यक क्या होगा, 1/अल्फा। अगर शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं या इस तरह से अल्फा और 1/अल्फा है, तो शून्यकों का गुणनफल हमेशा 1 होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, 1। अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर 1, ये होता है। अब देखो, शून्यकों का गुणनफल का एक सूत्र होता है c/a, यानी c/a का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, c/a बराबर 1। और अगर ऐसा हो जाता है कि c/a बराबर 1 है, तो अब हम c और a के मान इस बहुपद से देखेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणा में a होता है, ये आगे bx होता है, x के गुणा वाला मान b होता है, अचर पद c होता है। तो c का मान हो जाएगा 3k और बटा में a का मान हो जाएगा 1। 3k/1 बराबर 1, 3k का मान 1 आ जाएगा, तो k का मान 1/3 आएगा। k का मान ही तो हमने ज्ञात करना था ना, तो k का मान आ गया 1/3। नेक्स्ट है हमारे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शून्यकों का हमने मान ज्ञात करना है पहला, तो दूसरा फिर संबंध की सत्यता की जांच करनी है शून्यकों और गुणांकों के बीच में। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास पी एक्स जो दिया हुआ है वो है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इस वाले बहुपद के अंदर हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने में ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना x वाला, 5x जैसे यहाँ दिया, इसके दो भाग ऐसे करने हैं कि पूरा पूरा इसके अंदर इस तरह से हो जाए कि योग करने पर तो 5 आ जाए और गुणा करने पर a और c का मल्टीप्लाई 6 है, 3 और 2 का गुणा 6, गुणा करने पर 6 बन जाए, जोड़ करने पर 5 बन जाए। तो 3 और 2 5 होते हैं, 3 इंटू 2 6 होते हैं। तो इस तरह से हमने इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास गुणनखंड रूप इसका प्राप्त हुआ x प्लस 1 और 3x प्लस 2। ठीक है, आगे इसके बाद हमें इनको कंपेयर कर देना है 0 के बराबर, क्योंकि हम इसके शून्यक निकाल रहे हैं। तो शून्यकों के लिए क्या होगा, पहला गुणनखंड है इसको 0 के बराबर रख दो, दूसरा गुणनखंड 3x प्लस 2 है इसको भी 0 के बराबर रख दो। पक्षांतरण करके इसकी वैल्यू निकालेंगे x की, तो दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगा x बराबर -1, दूसरा आएगा x बराबर -2/3। तो ये हो गए दिए गए बहुपद के शून्यक -1, -2, -2/3। अब इसकी जांच रह जाती है, तो जांच इसकी कर लेते हैं हम साथ में। शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता, शून्यकों का योग -b/a होता है।
और योग में हम शून्य का हमारा था माइनस का 1 प्लस माइनस 2/3। सोल्व करेंगे तो -5/3 बराबर आ जाएगा -5/3। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो दोनों शून्यकों का गुणनफल करेंगे 2/3 आएगा और c/a की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 आएगा, जो कि क्या हो गया, सत्य हो गया। इस तरह से इसकी जांच करनी थी। नेक्स्ट इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न, द्विघात बहुपद x² - 5x + k के शून्यक अल्फा व बीटा इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, 2 अंकों वाला ये प्रश्न बनता है। एक्चुअल में शून्यकों के अंदर हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बता दी गई है। तो देखो पहले तो हमें ये है कि दिया गया बहुपद हमारा px जो होता है वो x² - 5x + k के लिए abc के मान हमने नोट कर लिए। शून्यकों का योग यहाँ से अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा माइनस, बी का मान खुद माइनस में है, यहाँ पर माइनस का 5 है, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, बटा में 1 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ गया। इसके अलावा हमें अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा बराबर हो जाएगा 1 प्लस बीटा, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, जो कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। तो अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं, 1 प्लस बीटा प्लस में फिर बीटा ये वाला और बराबर में 5, तो ये बन जाएगा 2 बीटा और 1 इधर चला जाएगा, 5 - 1 4, 2 बीटा का मान 4 आ गया, तो बीटा बराबर आ गया 4/2, यानी बीटा बराबर आ गया 2। ठीक है, समीकरण 2 से अगर हम देखें इसमें अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या आएगा, अल्फा हमारे पास आएगा 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा की जगह पर 2 लिखा, तो अल्फा का मान आ गया 3। अल्फा और बीटा के मान हमने इस तरह से निकाल लिए हैं। आखिर में आप लिख दीजिए शून्यकों का गुणा c/a अल्फा इंटू बीटा बराबर k/1। तो अल्फा और बीटा के मान 3 और 2 है, इनका गुणा करेंगे तो k का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला लगाकर इसे आगे हमने सोल्व किया। आई होप आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे छठा प्रश्न है, रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बस मानक रूप लिखना है। तो रेखिक बहुपद का मानक रूप तो होता है px बराबर ax + b, और द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है px बराबर ax² + bx + c। ठीक है, मानक रूप पूछा गया तो मानक रूप इस तरह से लिखना है। फिर आगे है द्विघात बहुपद x² - 3x + 2 के शून्यक p व q है, 1/p + 1/q का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 1/p + 1/q का मान निकालना है, जबकि इसके जो शून्यक है वो p और q है। तो थोड़ा आपने इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि हमें जो 1/p और 1/q की वैल्यू निकालनी है ना, एक्चुअल में अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सोल्व करने पे p + q/pq बन जाएगा। 1/p + 1/q को जब सोल्व करते हैं तो ये p + q/pq बन जाएगा। तो p + q यानी शून्यकों का योग और बटा में शून्यकों का गुणनफल, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो शून्यकों का योग होता है -b/a, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। नीचे वाले बटे की वैल्यू को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो a/c बन जाएगा, c/a का, a और a आपस में कैंसिल, -b/c इसका आंसर आएगा, -b/c। और माइनस फिर इसके बाद b का मान माइनस का 3 है और बटा में 2 है, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 3/2 इसका राइट आंसर। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा व बीटा है, 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालो। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 1/अल्फा + 1/बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा और बटा में अल्फा बीटा आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे। अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग और अल्फा बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल। मान रख के इसको सोल्व करेंगे तो आखिर में हमारे पास आ जाएगा माइनस का b/c, माइनस का b/c। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 9वां सवाल, यदि द्विघात बहुपद x² - kx + 18 के शून्यक 6 व 3 है तो k का मान बताओ। दोनों शून्यक दे दिए, हमें k का मान बताना है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो शून्यकों का योग और गुणनफल वाले में से आप योग वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसमें दिए गए द्विघात बहुपद px बराबर x² - kx + 18 में a का मान, b का मान और c का मान लिख दिया। ठीक है, अब शून्यकों का योग वाला ही फार्मूला क्यों लिया, अगर मैं शून्यकों का गुणनफल लेता तो मुझे a और c के बीच में संबंध देखना होता, c/a। इनमें तो k आ नहीं रहा, k किसके साथ लगा हुआ है, b के साथ लगा हुआ है, b की जगह पर k आया हुआ है माइनस का। तो हमने शून्यकों का योग वाला फार्मूला लगाना है जिसमें b अप्लाई होता है, -b/a बराबर 9, माइनस माइनस कैंसिल, k/a का मान 1, k बराबर आ गया 9। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 10वां क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के शून्यक 1/4 और -1/2 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यक दे दिए, अब हमें इसका बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो एक पहला क्वेश्चन आया था, शून्यक थे उसमें -3 और 5 था प्लस का, तो उसमें हमने क्या किया था, अल्फा x - अल्फा इंटू x - बीटा वाला फार्मूला लगाया था। लेकिन यहाँ ये जो मान है ना, ये बटे में आ गए, तो बटे वाले सवाल के लिए वो तरीका ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो शून्यकों का योग वाला फार्मूला अप्लाई करना है एक तरफ, एक तरफ शून्यकों का गुणनफल,
और इन दोनों की हेल्प से हम ए, बी और सी के मान हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए अब अपने को देखो शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए, शून्यकों का योग कर दीजिए एक तरफ, 1/4 प्लस माइनस 1/2। सोल्व करेंगे तो माइनस 1/4 बराबर आ गया माइनस बी बटा ए, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, बी बटा ए बराबर आ गया 1/4। जबकि दूसरी तरफ शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, गुणा करके इसको निकालेंगे तो माइनस 1/8 बराबर सी बटा ए, ये सारा मान आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ए के बराबर में यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी ए के बराबर में 8 है, ए के मान बराबर है तो तुलना कर दीजिए, सिर्फ तुलना करने पर ए का मान 8, बी का मान 2, सी का मान 1। तो इससे हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की जगह पर 8 आ जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 2 आ जाएगा, 2x, और माइनस में अचर पद -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। इसके बाद अध्याय 3, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म में से आने वाले लघुत्रात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रश्न इसमें से भी आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा लघुत्रात्मक टाइप का। तो देख लेते हैं इसका पहला प्रश्न, जिसमें हमें दिया हुआ है रेखिक समीकरण युग्म x - y + 1 बराबर 0 तथा 3x + 2y - 12 बराबर 0 के 3 हल लिखिए। इसके हमें 3 हल लिखने हैं। तो हल लिखने के लिए हमें कैसे करना होगा ये सवाल, देखो पहली रेखिक समीकरण हमारे पास है x - y + 1 बराबर 0। यहाँ से हम इसका y का और 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और x के रूप में इस समीकरण को लिखेंगे, x बराबर y - 1। ठीक है, अब हम इस y के मान रखते जाएंगे और हमें x के मान प्राप्त होते जाएंगे। 3 मान हमने रखने हैं y के और 3 मान हमने x के प्राप्त करने हैं। तो पहले हम y का मान 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखने पर क्या आ जाएगा, x बराबर 0 - 1 यानी x का मान -1 आएगा। y बराबर 1 रखने पर x बराबर y की जगह पर 1 रखा, 1 - 1 x का मान 0। y का मान 2 रखने पर x बराबर आ जाएगा 2 - 1 यानी x का मान 1। अतः रैखिक समीकरण के 3 हल कौन कौन से हुए, एक सारणी के रूप में हमने इनको लिख दिया x और y। y का मान जब हमने 0 रखा था तो x का मान -1 आया, 1 रखा तो 0 आया था, y का मान 2 रखने पर 1 आया था। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसको सोल्व कर लिया। अब ध्यान देने वाली एक बात है आपको, देखो मैंने यहाँ पर कंटिन्यूटी में मान रखे हैं, y का मान 0, 1, 2, लेकिन सामने वाली समीकरण में मैंने कुछ 0, 3, 6 ये रखे हैं y के मान। तो ये कैसे रखे जाते हैं इसको मैं अगले इस वाले क्वेश्चन साइड वाले को सोल्व कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। देखो 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये समीकरण थी। तो पहले हमें 3x को इधर रखना है, y को और 2y को और -12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा प्लस का, 2y हो जाएगा माइनस का। फिर इस 3 को भी हमने यहाँ से x के गुणा में जो 3 है उसको भी हटा देना है, दूसरी तरफ बटा में चला जाएगा, 12 - 2y बटा 3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये वाले जो मान यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से रख दिया, 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ y का मान तो क्या पूरा पूरा भाग जाएगा, अगर जाता है तभी 0 रखना है, अदरवाइज नहीं रखना। तो जैसे मैंने 0 रखा यहाँ पर तो ये सारा मान 0 हो जाएगा, 2 × 0 0, 12 में से 0 घटाएंगे 12, 12 में 3 का भाग देते हैं तो 4 आ जाता है, यानी x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब 0 रखने पर 4 उत्तर आया है, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद बटा में क्या है, 3 है, तो 0 के बाद अगला जो मान होगा ना वो हम अगर 1 रखें, 2 रखें तो आंसर नहीं आएगा। जितना बटा में लिखा होता है ना उतना जोड़ने पर या उतना घटाने पर अगला वैल्यू मिलता है हमें। अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा, 0 रख लिया था पहले हमने, अगर 1 रखेंगे तो आंसर पूरा पूरा नहीं आएगा, पॉइंटों में आएगा। 2 रखने पर भी पॉइंटों में आंसर आएगा, 3 रखने पर पूरा पूरा आंसर आएगा। तो y बराबर 3 रखने पर 12 - 2 × 3, 2y है ना, तो 2 × 3, 2 3 6, 12 में से 6 माइनस किए 6, 6 में 3 का भाग दिया 2 आ गया x का मान। फिर अगला जो मान होगा, पहले 0 पे आया था, फिर 3 जोड़ने पर 3 पे आया, अगला मान हमारा 6 पर आएगा, 0 3 6, 6 रखने पर हमारे पास आ जाएगा 12 - 2 × 6, 12 में से 12 माइनस हो जाएंगे 0, 0 बटा 3 0। तो इस तरह से हमें x और y के 3 मानों के दोनों समीकरणों के आंसर हमें प्राप्त हुए। y का मान 0 रखा तो 4 आया था, y का मान 3 रखा है तो x का मान 2 आया है, y का मान 6 रखा है तो x का मान 0 आया है। ये ग्राफीय विधि के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, जिसमें हम इस तरह से 3 मान निकालते होते हैं, परंतु ग्राफीय विधि अब सिलेबस में नहीं है। अगर उसका क्वेश्चन आता है तो केवल आपको ये इतना मान निकालने वाला आ सकता है, ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन सिलेबस में से हटा दिया गया, बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अब नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2,
जिसमें पूछा गया है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया जाता है। कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया जाता है। यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अतिरिक्त हों, 3 विद्यार्थी अतिरिक्त हों तो एक पंक्ति कम होगी। यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो 2 पंक्तियां अधिक होगी। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। कक्षा में कितने विद्यार्थी है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि कक्षा के जो विद्यार्थी है ना उनको पंक्तियों में खड़ा किया गया है। अब सभी पंक्तियों में एक एक बराबर होंगे, सारे जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सब बराबर होंगे। अब कह रहा है कि एक पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी एक्स्ट्रा डाल दें तो पंक्तियां कम हो जाएगी, और अगर 3 विद्यार्थी निकाल लें उसमें से कम कर दें तो 2 पंक्तियां बढ़ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। देखो इसको करना कैसे है, हमें 2 चीज़ें इसमें बात पता चल रही है कि एक तो विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में और कुल पंक्तियों की संख्या, ये 2 चीज़ें हमने माननी है इसमें। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x मान लीजिए, पंक्तियों की कुल संख्या को y मान लीजिए। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, जितनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या उनका मल्टीप्लाई x और y का मल्टीप्लाई xy, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें प्राप्त होगी। इसके बाद पहली स्थिति पे चलते हैं जहां पर ये लिखा है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अतिरिक्त कर दिए जाएं। x पहले थे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी, उसमें 3 और ऐड कर दो तो x + 3, तो पंक्ति एक कम हो जाएगी। पहले y पंक्तियां थी, अब एक पंक्ति कम हो गई, y - 1 रहेगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो विद्यार्थी तो उतने ही है ना, तो विद्यार्थी x y ही रहेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी समीकरण बन जाएगी यहाँ से x बराबर 3y - 3। पक्षांतरण करके सोल्व करना आप सभी को आता ही है, उस तरह से इसको सोल्व कर लिया। दूसरा इसमें कंडीशन ये था कि अगर 3 विद्यार्थी कम कर दिए जाएं, पहले x विद्यार्थी थे उसमें से 3 कम कर दो तो 2 पंक्तियां अधिक हो जाती है। पंक्तियां पहले y थी, उसमें 2 ऐड कर दीजिए, y + 2 पंक्तियां हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगा, x × y xy के। इसके आगे हम सोल्व करेंगे इसे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको सोल्व करने पे 2x - 3y बराबर 6। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण 1 से हमने निकाला था x बराबर 3y - 3। ये x की वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे तो 2 × में x की जगह पर आएगा 3y - 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस में 3y बराबर में 6। सोल्व करने पे हमें y का मान मिल गया 4। y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो वहाँ से x का मान हमें 9 मिल जाएगा। यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 9 है, पंक्तियों की संख्या 4 है, तो 9 चौके 36 टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं आयु वाले। तो इस प्रश्न को देखो कैसे करना है। पिता की आयु को x मान लीजिए, पुत्र की आयु को y मान लीजिए। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे पहली कंडीशन पे, जिसमें लिखा है कि पिता की आयु 6 गुना है पुत्र की आयु का, तो x × x = आ जाएगा 6 गुना y, यानी x बराबर आ गया 6y। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ये पहली समीकरण, पिता की आयु 6 गुना है पुत्र की आयु। अब दूसरे इसके अंदर जो प्रश्नानुसार जो कथन लिखा हुआ है, दूसरा कथन के अनुसार क्या है, 4 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो पिता की आयु आज वर्तमान के समय x है तो उसमें 4 ऐड कर दीजिए, 4 वर्ष बाद वो 4 साल बड़ा हो जाएगा पिता भी, और पुत्र है उसकी आयु में भी 4 जुड़ जाएंगे। लेकिन अब क्या है, पिता की आयु 4 गुना पुत्र की आयु है तो 4 का गुना हो जाएगा y + 4 से। सोल्व करेंगे तो समीकरण बन जाएगा x - 4y बराबर 12। पहली समीकरण तो बनी थी x बराबर 6y, यानी एक तरह से ये x का मान है। x का मान कितना है, 6y, तो x - 4y बराबर 12। ये दूसरी समीकरण है। इसमें अब हम मान रख देंगे केवल x का मान समीकरण 1 से, x का मान समीकरण 1 से x बराबर 6y, ये इसमें पुट करेंगे दूसरी समीकरण में। तो यहाँ पर लिखा हुआ था x - 4y, तो x की जगह पर आ गया 6y। 6y - 4y बराबर 12, तो 2y बराबर आ जाएगा 12, y का मान आ जाएगा 6। अब y के मान को फिर से हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 थी x बराबर 6y, तो y की जगह 6 रख दिया तो x बराबर आ गया 36। तो पिता की आयु x 36 वर्ष, पुत्र की आयु y 6 वर्ष। ये इसका सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इसके अंदर से, विलोपन विधि से रेखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 8 और 4x + 6y बराबर 7 को हल कीजिए। कौन सी विधि लगानी है इसमें, विलोपन विधि। तो हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से ही सोल्व करेंगे। विलोपन विधि से हम समीकरण को सोल्व करते हैं तो पहले दोनों समीकरणें लिखनी होती है, फिर उसके बाद क्या करना होता है बच्चों, दोनों समीकरणों में से ये चीज़ चेक करनी होती है कि चरों के जो गुणांक है वो बराबर हो जाएं किसी एक चर के। जैसे मान लो दोनों समीकरणों का पहला चर देखो, x का गुणांक क्या है,
2, इधर x का गुणांक है 4। तो ये दोनों हम बराबर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मुझे समीकरण 1 से क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा ताकि ये 4 बन जाए। तो समीकरण 1 से 2 का गुणा कर दो। समीकरण 2 को हमने गुणा नहीं करना, लिखना चाहो तो गुणा 1 लिख दो बस। तो इसको पूरे समीकरण को 2 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 2x का 2 से गुणा 4x प्लस 3y का 2 से गुणा 6y बराबर में 8 का 2 से गुणा 16। नीचे वाली समीकरण में हमने गुणा किया है 1 का गुणा करना मतलब गुणा में कोई अंतर नहीं आएगा, 4x प्लस 6y बराबर 7। अब 4x और 4x दोनों प्लस के हैं तो घटाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएंगे सारे, ये भी कट जाएगा, ये 6y प्लस का 6y माइनस का ये भी कट जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचा, 0 बच गया, बराबर में 9 आया है, 0 बराबर 9। और अगर 0 बराबर 9 है तो ये क्या है, असत्य है, असत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई रैखिक समीकरण युग्म के हल असंगत है। कंडीशन इसमें हमने देखी कि बराबर नहीं है, स्टेटमेंट हमारी फाल्स हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह की जो समीकरणें हैं उसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसका हल असंगत है। और हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर है, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं निकलता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे है सवाल नंबर 5वां। रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 4y बराबर 0 और 2x माइनस वाई बराबर 0 को विलोपन विधि से हल करो। इस क्वेश्चन को भी आपने विलोपन विधि से सोल्व करना है, तो पहले समीकरण नोट करने पड़ेंगे, समीकरण 1 और 2। फिर समीकरण 1 और 2 में आवश्यकता अनुसार हमें गुणा करना है, गुणा करके गुणांक बराबर करने हैं। तो आप इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले समीकरण 1 का पहला गुणांक जो है x है, x का गुणांक क्या है 3 है, और इधर x का गुणांक 2 है। 3 और 2 एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, ना तो हम 3 को 2 में बदल सकते, ना 2 को 3 में बदल सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इनके गुणांक बराबर करने के लिए हम 3 और 2 का लघुत्तम लेते हैं, 6 आता है तो 6 बनाएंगे इसे। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली समीकरण को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करा, दूसरी समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 3 6x 2 चौके 8y बराबर में 0 का 2 से गुणा 0। सभी पदों को 2 से गुणा किया है। इधर नीचे 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस का 3y बराबर का 0 इंटू 3 0। अब चिन्ह बदलेंगे नीचे वाली समीकरण के, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, अलग अलग निशान होना चाहिए इनका विलोपन करने के लिए, तो निशान बदलना पड़ेगा। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस वाली संख्या, और ये प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी, ये दोनों कट गए। 8y भी प्लस का है, 3y भी प्लस का है, तो 11y हो गया जुड़कर, बराबर में सामने 0, तो y बराबर 0/11 यानी y का मान आ गया 0। ओके, चलिए इसके बाद हम y के मान को रखेंगे समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में, किसी एक समीकरण में रखना है। तो y के मान को हमने समीकरण 1 में रखा, 3x प्लस 4y, y की जगह 0 रखेंगे, बराबर में 0। सोल्व करेंगे इसे तो x का मान भी 0 ही आएगा। अतः x बराबर 0, y बराबर 0, दोनों के आंसर हमने निकाल लिए विलोपन विधि से, 0 0 आंसर आ गया। आगे इसके बाद छठा सवाल है इसमें, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि केवल हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न के अंश और हर में हम संख्याओं को जोड़ घटाव करने पर अंतर आ रहा है, वो हमें समीकरण बनाकर इसको सोल्व करना है। तो इसकी दो समीकरणें बनेंगी, देखते हैं। पहले हम लिखेंगे कि माना जो भिन्न का जो अंश है उसको x मान लेते हैं, और भिन्न का जो हर है उसे y मान लेते हैं। अंश और हर इन दोनों से ही भिन्न बनेगी, तो भिन्न के अंश और हर को हमने x और y मान लिया। अब भिन्न संख्या क्या होगी, भिन्न का जो रूप होता है वो होता है अंश बटा हर के रूप में, तो अंश बटा हर यानी x बटा y के रूप में हमने इसको लिखा। फिर हम आगे चलेंगे सवाल में। प्रश्नानुसार हमारी पहली कंडीशन क्या है, अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। अंश प्लस 1 बटा में हर माइनस 1, अंश में 1 जोड़ दो, हर में से 1 घटा दो, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1। अब इसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे, x प्लस 1 बटा वाई माइनस 1। अंश की जगह पर x लिख देंगे, हर की जगह y लिख देंगे, तो ये भिन्न बराबर आ जाएगी। आगे सोल्व करने पे x का मान आ जाएगा y माइनस 2। दूसरी समीकरण हम यहाँ से बनाएंगे, x बराबर y माइनस 2, ये हमारा पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण होगा, अंश में हम 1 जोड़ दें, यदि केवल हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं जोड़ना, हर में केवल 1 जोड़ना है, तो हर प्लस 1 1/2 में बदल जाती है भिन्न। तो इस बार x बटा वाई प्लस 1 बराबर 1/2। तिरछा गुणा करके इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ पर समीकरण 1 से हमने निकाला हुआ है कि x का मान जो है ना वो y माइनस 2 के बराबर है। x की जगह पर ये वाला मान पुट करेंगे, 2x था तो x की जगह पर y माइनस 2 ब्रैकेट में लिखना पड़ा, फिर माइनस का y बराबर 1।
सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब y का मान को निकालने के बाद x की वैल्यू हम फिर से इस समीकरण 1 में रखेंगे। x बराबर क्या होएगा, y माइनस 2। y की जगह 5 है तो 5 माइनस 2, तो x का मान आ गया 3। तो भिन्न जो होगी वो क्या हो जाएगी, अंश बटा हर, यानी x बटा y। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो 3/5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। 2 अंकों वाला ये क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट है 7वां सवाल। चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में कोण है। चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के 4 कोण कौन कौन से हैं। कोण ए का मान 6x + 10 डिग्री, कोण बी का मान 5x डिग्री, सी का मान x + y डिग्री और डी का मान 3y - 10 डिग्री। x और y के मान हमने ज्ञात करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। चक्रीय चतुर्भुज वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चक्रीय चतुर्भुज के अंदर क्या होता है, सम्मुख कोण जो होते हैं उनका योग 180 डिग्री होना जरूरी होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एबीसीडी के मान हमें दिए हुए हैं। सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे, कोण ए प्लस कोण सी, इसका जोड़ 180 डिग्री, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अब एबीसीडी में से हम मान रखेंगे तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा, कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए का मान 6x + 10 डिग्री प्लस कोण सी का मान x + y डिग्री, इन सभी का जोड़ 180 डिग्री। यहाँ से समीकरण बन जाएगी 6x और 1x 7x प्लस y बराबर 180 डिग्री माइनस ये 10 डिग्री इधर आके माइनस में चला गया, 170 डिग्री हो गया। आप चाहो तो यहाँ से y का मान निकाल लो। प्रतिस्थापन विधि में हमें y का मान चाहिए या x का मान चाहिए, तो y का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। 170 डिग्री माइनस 7x, ये 7x दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। अब समीकरण 1 तो हमारी हो गई कंप्लीट। समीकरण 2 क्या है, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण B का मान है 5x प्लस कोण D का मान है 3y - 10 डिग्री। इन दोनों का योग 180 डिग्री है। सोल्व करेंगे 5x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री, प्लस ये माइनस का 10 डिग्री इधर आके प्लस का 10 डिग्री हो गया, बराबर में तो 190 आ गया। 5x की जगह 5x प्लस 3y, y का मान ये वाला मान हमने रखना है, y का मान 170 डिग्री माइनस 7x। यहाँ पर रखकर जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका मान, सोल्व करने पे 5x प्लस 510 डिग्री माइनस 21x बराबर 190। x और y वाले मान एक तरफ लाके, x के मान एक तरफ लाके और सोल्व करने पे आखिर में हमारे पास मिल जाएगा आंसर 20 डिग्री x का मान। और x के मान को समीकरण 3 में दोबारा रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 170 डिग्री माइनस 7 इंटू में x था तो 20 डिग्री। तो सोल्व करने पे हमें मिल गया x के मान की तो वैल्यू आ गई 20 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 25 रुपये है तथा उसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर का किराया 17 रुपये है। पहले किलोमीटर का किराया तो है 25 रुपये, बाकी के जितने भी किलोमीटर हैं उनका 17 रुपये के हिसाब से रेट लगेगा। यदि एक व्यक्ति x किलोमीटर दूरी तय करने में y रुपये किराया देता है तो इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। थोड़ा सा अलग सा ही क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसमें पूरी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 2 अंकों का ये क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया है। प्रथम किलोमीटर का किराया तो है 25 रुपये, इसके अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, 17 रुपये, ये हमें दिया हुआ है। कुल दूरी को x मान लीजिए क्योंकि x दी हुई है, कुल दूरी x है, कुल किराया y रुपये है। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप एक बात देखो, टोटल किराया y रुपये बन रहा है, लेकिन टोटल जो चली गई दूरी x है ना, उसमें से 1 किलोमीटर का तो 25 रुपये लगना है। 1 किलोमीटर का किराया 25 रुपये, ये अलग से लिख दिया, और प्लस में x में से 1 किलोमीटर का किराया लग लिया, तो बाकी कितने किलोमीटर बचे, x माइनस 1। कितने किलोमीटर बचे, x माइनस 1। x माइनस 1 किलोमीटर का किराया किस दर से लगेगा, 17 रुपये की दर से। तो 17 का मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 के साथ। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 25 प्लस 17 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 17x माइनस 17 बराबर y। सोल्व करने पे मिल जाएगा 17x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया सोल्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलते तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर देना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखो सोल्व करा हुआ है ये क्वेश्चन। माना सही उत्तरों की संख्या, यश ने जो भी आंसर दिए ना उसमें सही उत्तर कितने थे उसके मान लेते हैं कि x थे, और गलत उत्तर कितने हैं y। ठीक है, सही तो है x, गलत कितने हैं y। टोटल प्रश्न कितने हुए टेस्ट में, x प्लस y, दोनों का जोड़, सही और गलत का योग। अब प्रश्नानुसार
40 अंक उसने अर्जित किए। कब? जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई। तो पहली समीकरण हम यहाँ से बनाएंगे 3 गुणा सही उत्तर। सही उत्तर का मतलब उसको 3 अंक उसको मिले हैं, तो 3 गुणा सही उत्तर और माइनस 1 अंक की कटौती करी है इसलिए माइनस लगेगा। गलत उत्तरों की संख्या बराबर में 40 अंक उसका कैलकुलेशन होके आएगा। तो यहाँ से समीकरण बन गई 3x माइनस वाई बराबर 40, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण हम यहाँ से निकालेंगे सेकेंड 4। अब दूसरी समीकरण में यह लिखा है यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो 4x माइनस 2 गुणा वाई, 2y बराबर 50। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों समीकरणें प्राप्त कर ली है। अब हमें इनको किसी एक विधि से समीकरणों को सोल्व करना है। तो विलोपन विधि का अगर उपयोग करते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने लिखी। दोनों में देखो y जो है ना, दोनों में क्या है, माइनस का है, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, घटाने पर लिखेंगे। चिन्ह बदलने पर ये दोनों के जो गुणांक है ना सेम होने के कारण कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का हो जाएगा चिन्ह बदलने के कारण। अब ये 3x में से 2x माइनस होगा तो क्या बचेगा x, इधर 40 में से माइनस कर देंगे 25 तो 15 आ जाएगा, यानी x का मान तो आ गया 15। अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 3 और 15 का गुणा 45, 45 माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई बराबर आ जाएगा 40 माइनस 45। सोल्व करेंगे तो y का मान 5 आएगा। अब टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या जो शुरू में हमने माना था x और y, सही उत्तर x थे, गलत उत्तर y थे, दोनों का जोड़ टोटल प्रश्न थे, तो 15 + 5 20 प्रश्न हो गए। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सोल्व करना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं हमने ज्ञात करनी है, प्रश्न के अनुसार हमने चलना है। सबसे पहले देखो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को x मान लीजिए, छोटी संख्या को y मान लीजिए। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26 है, तो बड़ी संख्या x माइनस छोटी संख्या y, x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 26 प्लस y, y पक्षांतरित होकर दूसरी तरफ आ गया, प्लस का हो गया, 26 प्लस वाई, x बराबर 26 प्लस वाई, समीकरण 1। बड़ी संख्या दूसरी स्टेटमेंट क्या है, बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। बड़ी संख्या 3 गुना छोटी संख्या प्लस 4, छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, तो x बराबर 3y प्लस 4। इसमें समीकरण 1 व 2 से अपने देखें तो x का जो मान है ना वो 26 प्लस y है, तो इसके बराबर में 3y प्लस 4 के बराबर में इस x की जगह पर ये वाला जो मान यहाँ पर लिख दिया, 3y माइनस का y बराबर 26 माइनस 4, तो y का मान आ जाएगा 11 हल करने पर। अब y के मान को दोबारा से हम रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x बराबर 26 प्लस 11, y की जगह पर आ गया 11, 26 प्लस 11 बराबर हो गया 37। तो बड़ी संख्या तो हो गई 37, छोटी संख्या हो गई 11। ये इस तरह से क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए। नेक्स्ट अध्याय 4 में से कोई भी प्रश्न नहीं आना है लघुतरात्मक प्रकार का। अगला अध्याय 5वां समांतर श्रेणी, और इसमें से भी एक प्रश्न आएगा लघुतरात्मक प्रकार का। आइए देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी समांतर श्रेणी का 21वां पद ज्ञात कीजिए यदि इसके 5वें और छठे पद क्रमशः 7 और 3 है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। दो पद हमें दे दिए, चाहे 5वां पद दे दिया और छठा पद दे दिया, चाहे कोई से भी 2 पद दे दिए और हमसे कोई तीसरा पद पूछ लिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, बहुत चांसेज है इसके। देखो इसको करने का मेथड क्या रहेगा। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को देखना है, समझना है। 5वां पद यानी A5 जो है ना वो होता है फॉर्मूला A प्लस 4D। 5वें पद का सूत्र होता है A प्लस 4D, तो इसकी वैल्यू तो है 7। और छठा पद होता है A प्लस 5D, A प्लस 5D, इसकी वैल्यू दे रखी है 3। दोनों की वैल्यू को हमने लिखा, समीकरण बना दी, A प्लस 4D बराबर 7, A प्लस 5D बराबर 3। घटा देंगे इसे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, तो चिन्ह बदल जाएंगे, a और a आपस में कैंसिल हो गए, 4d में से 5d माइनस करेंगे तो माइनस का d, 7 में से -3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा प्लस का, ये वाला माइनस आगे लग जाएगा इधर 4 वाली साइड, तो d का मान आ गया -4, यानी सार्व अंतर कितना आया, 4 आया। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 जो हमारे पास है a प्लस 4d बराबर 7, इसमें d की जगह पर -4 रखेंगे तो ये बन जाएगी a प्लस 4 इंटू -4 बराबर 7। सोल्व करेंगे इसे, a 4 का -4 से गुना 16 माइनस के,
a माइनस 16 बराबर 7, तो a का मान आ जाएगा 7 प्लस के 16 हो जाएंगे इधर आकर, 7 प्लस 16 23, a का मान आ गया 23। 21वां पद हमने निकालना था, क्वेश्चन में शुरू में लिखा होता कि 21वां पद बताइए, तो 21वें पद का फार्मूला होता है a 21 बराबर a प्लस 20d। a प्लस 20d का मान निकालना है, 23 प्लस 20 गुणा में d की जगह पर माइनस का 4, d का मान 23 माइनस 80, 20 का माइनस 4 से गुणा करने पर सोल्व करेंगे तो माइनस के 57 इसका उत्तर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 24 21 18 15, 24 कोमा 21 कोमा 18 कोमा 15 कोमा डैश 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 का कौन सा पद माइनस 87 है, माइनस 87 इस एपी का कौन सा पद है। इस तरह का प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है, इसमें एन का मान निकालना है। एपी हमें दे रखी है 24 21 18 15 डैश डैश डैश, तो यहाँ से प्रथम पद ए हमें पता लग जाएगा, पहला पद 24 है। डी निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना होता है, डी कितना है 21, उसमें से पहला पद 24 माइनस करेंगे तो 21 माइनस 24, 21 में से 24 माइनस करेंगे तो डी का मान माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है कि इस एपी का कौन सा पद माइनस के 87 है, तो हम लिखेंगे माना एपी का एनवां पद बराबर है माइनस के 87, माइनस 87 एनवां पद मान लिया, तो एनवें पद का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर माइनस 87। ए और डी हमें निकाले हुए हैं, इस क्वेश्चन में पता है उनकी वैल्यू तो मान रखेंगे, a की जगह पर 24 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, डी का मान -3 है तो ब्रैकेट में आगे लिख दिया -3 गुणा में बराबर में माइनस के 87। इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का 24 एज इट इज, -3 जब n से गुणा होगा तो माइनस के 3n, -3 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 आ जाएंगे, 24 भी प्लस का 3 भी प्लस का, 24 और 3 27, ये दोनों प्लस के हैं, 27 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3n बराबर माइनस के 87 माइनस 27, आगे सोल्व करेंगे तो -3n बराबर माइनस के 114, दोनों जुड़ जाएंगे, n का मान आएगा -114 बटा -3, माइनस माइनस कैंसल, 114 में 3 का भाग देंगे तो n बराबर आ जाएगा 38। अतः दी गई एपी का 38वां पद क्या है, माइनस के 87 है। तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, मैं डिटेल में नहीं जा रहा ज़्यादा, आपको शॉर्ट टाइम में इसको क्वेश्चंस को सोल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समांतर श्रेणी 3 13 19 डैश 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 205 में पदों की संख्या बतानी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें तो -87 पूछा था कि कौन से वहाँ पद है, इसमें ये पूछा गया कि 205 कौन से वहाँ पद है, जो भी पद होगा ना उतने पद हो जाएंगे इसके पदों की संख्या। तो एपी लिख ली, प्रथम पद लिख दिया, सारवंतर लिख दिया, सारी चीज़ें इस एपी को देखकर पता लग गई, और मान लिया कि एपी का जो एनवां पद है ना वो 205 है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205, a का मान 7 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज गुना डी का मान 6, सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 34, n का मान क्या आ गया 34 आ गया हल करने पर, तो पदों की संख्या कितनी हुई 34। ठीक है, आसान था क्वेश्चन 2 नंबर में ये। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिवाइड होती है, तो 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है 100 से, और कहाँ खत्म होती है 999 पर। ठीक है, इनमें से वो संख्याएं छांटनी है जो कि 6 से डिवाइड है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, 3 अंकों वाली 6 से विभाज्य संख्याओं की समांतर श्रेणी है एपी, वो सभी संख्याएं जिसमें क्या है 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और 6 का भाग जाता है पूरा पूरा, 102 108 114 120 ऐसे करते करते लास्ट जो पद आएगा 996 आएगा। ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, आपको बेसिक अगर आपने वीडियो देखा है तो कैसे निकाले जाते हैं वो पद सारे बताया हुआ है, वहाँ से आप जरूर सीखना अगर आपको नहीं आता है तो। प्रथम पद, अब इसमें से एपी से पहला पद 102, सार्वंतर सभी के बीच में 6 का अंतर है, तो 2 पदों का अंतर सार्वंतर कहलाएगा, क्रमागत 2 पदों का। 108 में से 2 घटा देंगे 102 तो 6 बचेगा। माना एपी का एनवां पद, पदों की संख्या निकालनी है तो टोटल पदों की संख्या एनवां पद बराबर 996, a प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 996, सोल्व करेंगे इसे तो n का मान आ जाएगा 150 a का और d का मान रखने पर। अब 3 अंकों वाली 6 से विभाज्य कुल संख्या कितनी आ जाएगी 150। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद 5वां सवाल। हमें दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सार्वंतर 5 है, इसका व्यापक पद यानी एनवां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर भी दिया हुआ है। दिया गया है एपी का प्रथम पद a यानी 7, सार्वंतर d 5, एपी का व्यापक पद यानी एनवें पद का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 a का मान प्लस एन माइनस 1 एज इट इज इंटू में d का मान 5, सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस 5n, ये टोटल हमारा व्यापक पद का मान आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, समांतर श्रेणी √2
कोमा 3 अंडर रूट 2 कोमा 5 अंडर रूट 2 कोमा डैश 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 का 26वां पद बताना है। 26वां पद इसका ज्ञात करना है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले दी गई एपी लिख लीजिए, उस एपी के अंदर प्रथम पद और सारवंतर आप निकाल लोगे। प्रथम पद अंडर रूट 2 है और सारवंतर क्या होगा, 3 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 घटाएंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। और फिर हम एपी का 26वें पद का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस 25d होता है फॉर्मूला। तो अंडर रूट 2 प्लस 25 गुणा 2 अंडर रूट 2, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 25 और 2 का गुणा 50, 50 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2 और 50 अंडर रूट 2 मिलकर हो जाएंगे 51 अंडर रूट 2। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां। 250 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 से विभाज्य संख्याएं हमने बतानी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो 250 से 1000 के बीच में 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, 250 से स्टार्ट करोगे, 3 का भाग नहीं जाता, 251 में भी 3 का भाग नहीं जाता, 252 में जाता है। तो एपी का पहला पद तो आ जाएगा 252 जिसमें 3 का भाग जा रहा है, और उसके बाद 3 3 ऐड करते हुए 252, 255, 258, 261 ऐसे करते करते आखिरी पद जो 1000 में भाग नहीं जा रहा 3 का, 1000 से एक कम आएंगे 999, उसमें 3 का भाग जाएगा। तो ये सारे एपी के पद हो गए 250 से 1000 के बीच की सारी संख्याएं जिनमें 3 का भाग जा रहा है। अब यहाँ से प्रथम पद 252 है, सारवंतर घटाव करेंगे 3 आ जाएगा। टोटल संख्याएं निकालनी है तो ये मान लेंगे कि 999 जो है ना वो एपी का एनवां पद है। एनवां पद हमें फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी वाला फार्मूला लगाएंगे, बराबर में लिखेंगे 999, सॉल्व करेंगे ए का और डी का मान रखते हुए, तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी 250। यानी 250 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी हुई, 250। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से करना था। नेक्स्ट है इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3,11,19, डैश 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 803 में पदों की संख्या। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पदों की संख्या बतानी है। तो इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हुए हैं। दी गई एपी हमने लिखी, उसका पहला पद लिख लिया, सारवंतर लिख लिया, फिर उसका एनवें पद को मान लिया कि वो 803 है। सोल्व करेंगे ए का और डी का मान रखते हुए, तो ये हमारे पास आ जाएगी एपी। एपी के लिए एन का मान आ जाएगा 101, यानी दी गई एपी में पदों की संख्या कितनी हुई, 101। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी उधार लिए धन को इस प्रकार चुकाता है कि प्रथम माह में 20 रुपये तथा उसके बाद के प्रत्येक माह में 15 रुपये बढ़ाते हुए ऋण चुकाता है। तो इस प्रकार, तो बताइए कि 15वें माह में उसके द्वारा चुकाई गई धनराशि कितनी होगी, 15वें महीने में वो कितनी धनराशि चुकाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम पहले तो लिखेंगे एपी बनाएंगे इसकी। प्रत्येक माह में चुकाई गई ऋण राशि जो है वो एक एपी का निर्माण करेगी, जिसका पहला पद तो होगा 20 रुपये, 20, और उसके बाद 15-15 रुपये उसमें ऐड होते जाएंगे। तो 20 में 15 जोड़े 35, फिर 50, फिर 65, ऐसे करते करते एपी बन जाएगी। अब इसका प्रथम पद ए, सारवंतर डी का मान हो जाएगा, दूसरा पद 35 में से पहला पद 20 घटाएंगे तो डी का मान 15 आ जाएगा। अब हमें ये बताना है कि 15वें माह में कितनी राशि चुकाई गई है। तो 15वें माह में चुकाई गई राशि 15वें पद के बराबर होगी। तो 15वां पद का फार्मूला ए प्लस 14d होता है। ए का और डी का मान रखेंगे तो 15वें महीने में चुकाई गई राशि 230 रुपये हमें कैलकुलेशन होकर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हुई है। ज्ञात कीजिए कि 10वें वर्ष का कुल उत्पादन कितना होगा। तीसरे और 7वें वर्ष का उत्पादन दिया हुआ है, 10वें वर्ष का उत्पादन हमने बताना है। तो कैलकुलेशन इसके अंदर भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तीसरा पद और 7वां पद पता है, 10वां पद हमने ज्ञात करना है, सीधी सी बात ये है। तो तीसरे वर्ष का उत्पादन ए प्लस 2d बराबर 600, 7वें वर्ष का उत्पादन ए प्लस 6d बराबर 700। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ए और ए आपस में कैंसिल, 2d में से 6d माइनस करेंगे तो माइनस के 4d, 600 में से 700 माइनस करेंगे तो माइनस के 100, तो डी का मान आ जाएगा 25। अब ये डी का मान हम समीकरण कौन सी वाली में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो a प्लस 2d, डी की जगह 25 लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो a का मान आ जाएगा 550। 550 ये हमारा प्रथम पद आया, पहले वर्ष का उत्पादन आ गया। डी का मान 25 है, हमें निकालना है 10वें वर्ष का उत्पादन, यानी 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वें पद की वैल्यू, 10वें वर्ष का उत्पादन A10 बराबर a प्लस 9d, तो a की जगह पर 550 प्लस 9 गुना डी का मान 25, सोल्व करेंगे तो 775 टीवी सेट इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है
समांतर श्रेणी वाला 5वां चैप्टर। और इसके बाद इसका अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल याद कीजिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो 100 प्राकृत संख्याएं लेनी है तो पहले हम एपी बनाएंगे। प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, यह एक एपी है क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर इनका समान है। प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी का मान 1 आ जाएगा इसका उत्तर भी, और आखिरी में एन का मान इसमें 100 है। तो फिर हम इसमें योगफल वाला फार्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। कैलकुलेशन करके हल करेंगे तो 5050 आ जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो 2 अंकों में लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आ सकता है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। त्रिभुज वाले चैप्टर में से भी एक प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक प्रकार का, 2 अंकों का प्रश्न। देख लेते हैं इस तरह के जो प्रश्न है उनको। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर है बीसी, पी क्यू बीसी के समांतर है तथा एपी का मान 5 सेमी है, एपी का मान 5 सेमी, पीबी का मान 2.5 सेमी, ए क्यू का मान 4 सेमी और क्यू सी का मान याद करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझिए आप। आकृति के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है, और अगर इस तरह से कोई रेखा खींची जाती है तो वहाँ पर थेल्स प्रमेय लगती होती है और भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाता है। दी गई आकृति में PQ समांतर BC दिया हुआ है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं, इस प्रमेय से AP बटा PB बराबर होगा AQ बटा QC। AP 5 बटा में 2.5 PB का मान, 4 यहाँ पर AQ का मान है। QC का मान वैसे यहाँ मैंने लिख रखा है, लेकिन ये कैलकुलेशन में होने के बाद में प्राप्त होगा। QC का मान यहाँ पर आएगा, हमें ज्ञात करना है QC का मान, ठीक है। तो QC का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें AC की वैल्यू पता करनी है, पूरे AC की वैल्यू, तो AQ और QC का जोड़, AQ प्लस QC का जोड़ करेंगे तो 4 और 2 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा, दी गई आकृति में यदि DE समांतर BC है तथा AD x प्लस 4 है, DB x प्लस 2 सेंटीमीटर है, EC x माइनस 1 सेंटीमीटर है और AE बराबर x सेंटीमीटर है, तो AB का मान बताना है। इस वाले डायग्राम में हमारे पास सारी भुजाएं हैं वो x के रूप में दे रखी है, हमें AB की वैल्यू बतानी है कि AB कितना आएगा। तो देखो बच्चों, पहले हम इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं DE और BC, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसमें मान रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व कर लेंगे इसे। देखो x प्लस 4 बटा x प्लस 2 बराबर x बटा x माइनस 1, इनका गुणा और इनका गुणा होगा। x प्लस 4 का गुणा x माइनस 1 से होगा और x का गुणा होगा x प्लस 2 से। तो तिरछा गुणा करेंगे इनका जब, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाकी x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें AB की वैल्यू निकालनी है। पूरे AB की वैल्यू AD और DB के जोड़ के बराबर होगी, AD DB जोड़ करेंगे इनका तो आंसर आ जाएगा x। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दी गई आकृति में यदि PQ समांतर है RS, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR। PQ और RS दोनों समांतर रेखाएं हैं, हमने सिद्ध करना है कि POQ ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। तो समरूपता इसमें हमने लगानी है। पहला दिया गया आकृति के अंदर देखो, दो समरूपता में समांतर रेखाएं दे रखी है, सिद्ध क्या करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। उपपत्ति में देखो क्या लिखना है, जिन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होता है उनके नाम लिखने होते हैं। फिर हमें देखो कोण POQ ये वाला कोण और SOR ये वाला कोण, जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं, दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण QPO ये कोण किसके बराबर होगा, कोण RSO इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि रेखाएं समांतर है, एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण कोण समरूपता इसमें लगेगी और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन था। आगे इसी तरह से ही एक क्वेश्चन हो रहा है, दी गई आकृति में यदि OP गुणा OS बराबर है OR गुणा OQ, तो सिद्ध कीजिए कि कोण P बराबर कोण S है और कोण Q बराबर कोण R है। तो ये क्वेश्चन हमारा किस तरह से होगा, समरूप सिद्ध करने के बाद ये क्वेश्चन प्रूव होएगा कि दोनों कोण बराबर करने के लिए समरूपता सिद्ध करनी है इन दोनों त्रिभुजों में। तो क्वेश्चन में देखो, पहले हमें दिया गया क्या है आकृति में वो लिख लिया, जो सिद्ध करना है वो लिख दिया, फिर उपपत्ति में इन दोनों त्रिभुजों को लेकर हम चलेंगे और यहाँ पर ये जो कंडीशन हमें दे रखी है इसको लिख लिया।
अब क्या करेंगे, OP के बटा में हम OR को ले आएंगे और OQ के बटा में OS को ले जाएंगे। OP बटा OR, ये भुजा और ये भुजा दोनों अलग अलग त्रिभुजों की भुजाएं हैं, इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर है, इस भुजा के और इस भुजा के बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं दो भुजाओं का जो अनुपात है ना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। और इसके अलावा ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं, कोण POQ और कोण SOR, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो कौन सी प्रमेय लग गई यहाँ पर, भुजा कोण भुजा समरूपता, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कोण P बराबर कोण S हो गया तथा कोण Q बराबर कोण R हो गया। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली एक रेखा है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। हमें सबसे पहले दिया क्या गया है, त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB व AC को एक भुजा DE समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये जो DE भुजा है ये AB भुजा और AC भुजा को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। सिद्ध क्या करना है कि DE समांतर BC है, DE और BC एक दूसरे के समांतर है, ये प्रूव करना है। तो उपपत्ति में हम जो चीज़ हमें दे रखी है वो लिख लेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, ये हमने लिखने के बाद अब ध्यान देना है, देखो यहाँ पर हम क्या लेकर आएंगे, हम दो त्रिभुज मान रहे हैं इसमें, एक तो त्रिभुज है ADE और दूसरा त्रिभुज है ABC। इन दोनों त्रिभुजों के अंतर्गत हमने भुजाओं का अनुपात बराबर करके इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध करनी है। अगर समरूपता सिद्ध हो जाती है दोनों त्रिभुजों में तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और जब कोण बराबर हो जाएंगे तो अपने आप ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर सिद्ध हो जाएगी। तो AD के बटा में हमें AB लेके आना है, AD के बटा में AB लेके आना है, या यूं कहें कि AB के बटा में हमें AD लेके आना है। इसी तरह से इधर भी AE के बटा में AC या फिर AC के बटा में AE लाना है, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर ये देखूं कि AD बटा DB प्लस में अगर मैं इसके साथ ऊपर DB जोड़ दूं तो AD और DB मिलकर क्या बनाएंगे, AB भुजा बना लेंगे, ठीक है। लेकिन नीचे DB हमें नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए होता है ना उसको ऊपर रखना होता है। EC भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए AC, तो EC नहीं चाहिए तो इसको ऊपर होना चाहिए। तो जो मान हमारा नीचे है उसको ऊपर लाना है, तो पक्षांतरण कर लेंगे इसका, इसको हम AD को नीचे ले आएंगे, DB को ऊपर ले आएंगे, तो DB बटा AD हो जाएगा। इसको भी उल्टा कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, EC बटा AE, दोनों एक दूसरे के ऊपर इनको चेंज कर दिया मानों को। इसके बाद दोनों तरफ हमने एक एक ऐड कर दिया, एक दोनों तरफ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर हम इसका बटरफ्लाई रूल से जब कैलकुलेशन करेंगे तो AB बटा AD बराबर आ जाएगा AE बटा EC। और इसके अलावा एक हमें कोण मिल रहा है, ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों का एक पार्ट है, कोण BAC और कोण DAE दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण है, बराबर है ये दोनों में। तो यहाँ पर कौन सी कसौटी लगी, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण आपस में बराबर हो गए, जिससे कि क्या हुआ, DE समांतर प्रूव हो गई BC, DE समांतर हो गई BC के। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 90 सेमी ऊंचाई की एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। लड़की की छाया की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं फिर क्वेश्चन समझते हैं। ये AB क्या है हमारे पास, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है और लड़की जो है वो इस जगह पे EC के ऊपर है, 90 सेंटीमीटर की लड़की है। 4 सेकंड बाद वो यहाँ पर है, पहले यहाँ थी, 4 सेकंड बाद वो यहाँ पर चली गई। छाया कहाँ से होगी, इस बल्ब से सीधी एक रेखा खींचोगे तो छाया ये CD लाइन होगी, CD की डिस्टेंस हमने पता लगानी है। अब लड़की की जो चाल है वो कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। 4 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, 1.2 गुना 4 यानी 4.8 मीटर। तो ये BC दूरी आ गई 4.8 मीटर। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECD। इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या चीज़ें समरूपता सिद्ध करने के लिए जरूरी है। एक तो कोण ABD और कोण ECD दोनों 90-90 डिग्री के हैं,
ए बी डी यहाँ भी 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 डिग्री का है। दूसरा इसमें एक उभयनिष्ठ कोण भी आ रहा है, ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण है। तो कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ए बी के बट्टा में ई सी और बी डी पूरी भुजा के बट्टा में सी डी, बी डी के बट्टा में सी डी, दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। तो ए बी का मान हमें 3.6 दिया हुआ है और 0.9 दिया हुआ है हमारे पास। 0.9 लड़की की जो ऊंचाई सेंटीमीटर में थी उसको मीटर में बदल के 0.9 लिख दिया। और बराबर में बी डी का मान, बी डी का मान ये 4.8 बी सी है और प्लस में सी डी हमें दे रखी नहीं है, तो 4.8 प्लस सी डी और बटा में सी डी की जगह पर सी डी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से, इसको काटेंगे तो ये 4 बन जाएगा। 4 बराबर 4.8 प्लस सी डी बटा सी डी। सोल्व करेंगे इसे तो 4 सी डी, 4 का गुणा हो गया तो 4 सी डी बराबर 4.8 प्लस सी डी। सी डी वाले मान एक तरफ जाएंगे, 4 सी डी में से 1 सी डी माइनस हो जाएगा, 3 सी डी बराबर 4.8, तो सी डी बराबर 4.8 बटा 3, सी डी का मान 1.6 आ जाएगा, यानी छाया की लंबाई सी डी का मान आ गया 1.6 मीटर। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट है 8वां, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है। यदि ए बी बराबर 10 सेमी और ए सी बराबर 8 सेमी है तो बी सी की माप ज्ञात कीजिए। बी सी की माप बतानी है हमने। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बी सी की वैल्यू निकालनी है। त्रिभुज हम बनाते हैं पहले, त्रिभुज ये बना दिया हमने। अब इसमें कोण सी 90 डिग्री का है और ए बी हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ए सी का मान हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाली भुजा निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी है। देखो, त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री का है, तो त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ए बी का मान हमें 10 दिया हुआ है, बी सी का मान ज्ञात करना है, ए सी का मान 6 दिया हुआ है। सोल्व करेंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी आखिर में 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी ओ समरूप है त्रिभुज आर टी एस। तो इसका एक डायग्राम बना के फिर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये हमने एक त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया और इसकी भुजा पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु हैं एस और टी। इस प्रकार स्थित है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। कोण कौन कौन से? कोण पी, ये वाला कोण किसके बराबर है? आर टी एस के बराबर है। आर टी एस इस कोण के बराबर है। हमें कोण त्रिभुज आर पी ओ, आर पी क्यू, यहाँ पर क्यू लिखना था, आर पी क्यू समरूप सिद्ध करना है आर टी एस, आर टी एस। ठीक है, तो पहले तो दिया गया है वो लिख लो, जो भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सिद्ध करना है वो लिख दिया। अब जिन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है उन दोनों त्रिभुजों के नाम, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण आर पी क्यू ये कोण इसके बराबर है, आर टी एस के बराबर है, दिया हुआ है। और एक ये वाला कोण उभयनिष्ठ आ रहा है, तो दोनों से हम लिख सकते हैं कि कौन कौन समरूपता इसमें लागू हो गई, तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज आर टी एस। छोटा सा क्वेश्चन था 2 अंकों का। नेक्स्ट इसके बाद 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए क्यू और बी पी ए बी पर लंबवत है। यदि ए ओ 6 सेमी है, बी ओ 10 सेमी है तथा पी बी बराबर 9 सेमी है, तो ए क्यू का मान बताओ। डायग्राम इसमें नहीं बना हुआ, डायग्राम यहाँ पर पहले बनाते हैं फिर देखते हैं। ये वाला डायग्राम इसमें बनेगा जो ए क्यू और बी पी है, ए क्यू और बी पी है, ये ए बी पर लंब है और ए ओ का मान 6 सेमी है, बी ओ का मान 10 सेमी है, ए पी बी का मान 9 सेमी है, तो ए क्यू का मान बताना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए क्यू इस त्रिभुज को और ओ बी पी इस त्रिभुज को, दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे, समरूपता की तलाश करेंगे इसमें। तो एक एक कोण तो इसमें 90-90 डिग्री का आ रहा है, ये कोण और ये कोण 90-90 डिग्री के हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि ये 90 डिग्री का कोण है, कोण ओ ए क्यू लंबवत होने के कारण, और ये दे ही रखा है। दूसरा कोण शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो कोण कोण समरूपता इसमें लग जाएगी। अब इसके बाद हमें कोणों को देखते हुए अब लिखना है ए क्यू इस ओ कोण के सामने वाली भुजा है, तो इसके बटा में आएगा इस तरफ वाला, इसके संगत कोण कौन सा है, ये इसके सामने वाली भुजा के बराबर आएगा। दोनों कोण आपस में दोनों भुजाओं का अनुपात ए क्यू बटा पी बी, ए क्यू बटा बी पी, ए ओ इस कोण के सामने वाली भुजा है, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के, तो इसके सामने वाली भुजा होगी ओ बी, तो ए ओ बटा ओ बी या बी ओ। तो इसमें से ए क्यू का मान हमें नहीं दिया हुआ, बी पी का मान 9 है, ए ओ का मान 6 है, बी ओ का मान 10 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर में हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ए क्यू का मान 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा अध्याय आता है 7वां, निर्देशांक ज्यामिति।
निर्देशांक ज्यामिति में से भी एक प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक प्रकार का 2 अंकों का, तो इसके भी कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शीर्षों -2,1, 2,-2 और 5,2 से निर्मित त्रिभुज किस प्रकार का होगा। ये जो त्रिभुज है ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो दूरी सूत्र का उपयोग करना है। इसमें बेसिकली हमने तीनों बिंदुओं ए बी और सी से हमने दूरियां निकालनी है, त्रिभुज से संबंधित तीनों भुजाओं की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी भुजा का मान निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे और ए सी का निकालेंगे। तो जैसे ए बी का मान निकाला हमने 5 मात्रक आ गया, बी सी का मान दूरी सूत्र का प्रयोग करके देखा वो भी 5 मात्रक आ गया, और तीसरी भुजा जो है वो भी निकाल के देखेंगे, तीसरी भुजा का मान आ गया 5√2 मात्रक। तीनों में से हमने देखा कि ये तीनों दूरियां जो है ना एक दूसरे के बराबर तो नहीं है, 2 दूरियां बराबर है, तीसरी दूरी बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है ना एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, 2 भुजाएं बराबर, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। इसके अलावा हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर, जो हमने पहली भुजा ए बी निकाली थी वो 5 थी, ए बी का स्क्वायर 25 मात्रक स्क्वायर, बी सी का अगर स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया, बी सी का स्क्वायर भी 25 मात्रक स्क्वायर आ जाएगा, और ए सी का स्क्वायर 50, यहाँ पर देखो 50 ए सी का मान था 5√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 50 आएगा। तो इनके वर्गों का योग इसके बराबर है, यानी अगर ये कर्ण है तो ये आधार और लंब ले लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर के बराबर है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज भी है, दोनों ही आंसर इसके सही है, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बिंदु दे रखे हैं -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस अनुपात में विभाजित करता है इसको चेक करना है हमने। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर विभाजन सूत्र इसमें अप्लाई करना है। देखो 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड ए बी है, उसके ऊपर एक बिंदु पी है, ये पी किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, m1 और m2 अनुपात मान लेंगे, अभिष्ट अनुपात तो m1 और m2 है, विभाजन सूत्र इसमें अप्लाई करेंगे। देखो हमें x की वैल्यू भी पता है, विभाजन सूत्र में विभाजन बिंदु के निर्देशांक दोनों ही पता है, इधर वाला और ये इधर वाला, तो हम कोई एक को सोल्व करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, किसी एक मान को हम सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो वैल्यू है ना, इसमें x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, तो इसमें हम मान रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सोल्व करने पर -1 बराबर 6, इसका आएगा m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू -3। सोल्व करते जाएंगे इसे आगे, तो हमारे पास माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बटा में 1 लगाकर, m1 प्लस m2 का गुणा -1 से करेंगे तो -m1 -m2, 1 का गुणा इधर करेंगे तो 6m1 -3m2, m1 वाले मान एक तरफ लाएंगे, m2 वाले मान दूसरी तरफ, तो ये m1 माइनस का ये 6m1 इधर आके ये भी माइनस का 6m1 हो जाएगा, तो टोटल माइनस के 7m1 और इधर -3m2 प्लस m2। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, हमारे पास क्या बचेगा, 7m1 माइनस के और 2m2 माइनस के, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे क्या करना होता है, m1 के बटा में m2 लेके आना है, अनुपात ज्ञात करना है, तो m1 के बटा में m2 होना चाहिए, तो इस m2 को उठा के इधर रख दो, 7 को उठाकर इधर ले आओ, तो 2 पहले से था इधर, 7 बटा में आ गया, तो 2/7। अभिष्ट अनुपात क्या आ जाएगा, 2:7। ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, बिंदुओं a -3,6 और b 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को इस अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं, बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, विभाजन सूत्र का उपयोग करना है। तो ये दोनों बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला बिंदु एक P है जो 1:3 में डिवाइड कर रहा है। विभाजन बिंदु सूत्र से विभाजन बिंदु x, y जो होगा उसके निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये x का मान निकालने का फार्मूला। दूसरा है y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। मान रखेंगे इसमें, तो मान रखने पर हमें x की वैल्यू तो मिल जाएगी -2, y की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो गए बिंदु P के -2,5। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया है। इस तरह के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ये। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिंदु दे रखे हैं, बिंदु A -3,1, बिंदु B है 6,2, बिंदु C है 11,4 और बिंदु D है P,3। इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हमें P का मान बताना है कि P की जगह पर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण AC और विकर्ण BD बिंदुओं पर समद्विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ पर समद्विभाजित होने का मतलब क्या है कि
AC का जो मध्य बिंदु है ना, वही बिंदु BD का भी मध्य बिंदु होगा, विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा। तो इस मध्य बिंदु पर हम क्या करेंगे, 2 बार फार्मूला लगाएंगे, तो उससे हमें P की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो AC का मध्य बिंदु BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो इसमें हम मान रखेंगे पहले इस AC के लिए, देखो माइनस का 3 प्लस का 11, ये x1 और x2 के मान बटा में 2, फिर y1 और y2 के मान 1 और 4, 1 प्लस 4 बटा 2। दूसरी तरफ 6 प्लस p, ये x1 और x2 हो गए बटा में 2, y1 और y2 हो गया 2 प्लस 3 बटा 2। सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 8 बटा 2, 5 बटा 2, और इधर से आएगा 6 प्लस p बटा 2, 5 बटा 2। कंपेयर करेंगे तो ये वाला मान इस वाले मान के बराबर होगा। 6 प्लस पी बटा 2 बराबर 8 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस पी बराबर 8, तो पी का मान हो जाएगा 8 माइनस 6, यानी पी का मान हो जाएगा 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास अगला अध्याय 8वां, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें से भी एक प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा लघुत्तरात्मक प्रकार का। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2 कोस 3 थीटा का मान 1 है, थीटा की जगह पर क्या आएगा वो लिखना है। तो सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। दिया क्या गया है, 2 कोस 3 थीटा बराबर 1, 2 को ले जाएंगे इस तरफ, तो कोस 3 थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटा 2। अब देखो इसके आगे क्या होगा, कोस 3 थीटा बराबर, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आप थोड़ा सही करके लिख लो। ये बन जाएगा कोस 1 बटा 2 होता है कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान होता है। तो कोस 3 थीटा बराबर आ गया कोस 60 डिग्री, तो 3 थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 बटा 3, यानी थीटा बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री इसका मान आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसका, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बीसी का मान 15 सेमी है और एबी का मान 8 सेमी हो, तो साइन ए व कोस सी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के लिए हमें एक डायग्राम बनाकर फिर ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें बी कोण समकोण है, बीसी का मान 15 सेमी है और एबी का मान 8 सेमी है। तो पहली बात, इसमें समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा हमें नहीं पता, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम AC यानी कि कर्ण को ज्ञात करेंगे, तो 17 सेमी आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है साइन ए और कोस सी। साइन ए, साइन ए ये होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए के लिए देखिए बच्चों, इस ए कोण के सापेक्ष जो भुजा है लंब वाली भुजा, ये होगी BC, और ये होगी आधार, और ये होगी AC कर्ण। तो लंब यानी BC और कर्ण यानी AC, BC बटा AC 15 बटा 17 इसका उत्तर आ जाएगा। कोस C, इसका फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। C का आधार कौन होगा, C के सामने वाली भुजा लंब, ये भुजा कर्ण है, तो ये वाली भुजा आधार होगी BC, और कर्ण कौन सा होगा, कर्ण AC, BC बटा AC यानी 15 बटा 17 इसका उत्तर भी आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करना था। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3 बटा 5 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा दिया हुआ है, कोस थीटा ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन भी हम त्रिभुज बनाकर सोल्व करेंगे। दिया क्या गया है, साइन थीटा बराबर 3 बटा 5। साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। लंब बटा कर्ण का मान 3 बटा 5 है, यानी लंब और कर्ण की भुजाओं का जो अनुपात है ना, वो 3 अनुपात 5 है। तो मान लेंगे कि लंब तो है 3 के और कर्ण है 5 के, तो हम इससे आधार को ज्ञात करेंगे पहले। तो 3 के और 5 के हमारे पास 2 भुजाएं हैं, तीसरी भुजा आधार AB नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो AB का मान आ जाएगा 4 के। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब हमें कोस थीटा निकालना है, तो कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार, इस थीटा का आधार होगा AB, कर्ण होगा AC, तो AB बटा AC यानी 4 के बटा 5 के से के कैंसिल आउट हो गया, 4 बटा 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है तथा tan A बराबर √3 हो तो साइन A कोस C का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाकर इसे सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, tan A का मान √3 है, tan A का मान √3 है, तो B कोण है वो तो 90 डिग्री है। बाकी के दोनों कोणों में से tan A का मान √3 है, तो tan 60 डिग्री पे होगा, यानी A कोण कितना हो गया 60 डिग्री, और B 90 डिग्री दिया हुआ है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण C आ जाएगा 30 डिग्री। ये अलग से तरीका है, आप इस क्वेश्चन को वैसे करना चाहो तो उस तरह से करोगे। जो हमारे पास त्रिकोणमिति है, जो इसकी
पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसका उपयोग करके इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो, ये अलग से टेक्निक हम अपना सकते हैं इसमें। तीसरा कोण भी ज्ञात कर लिया। अब हमने साइन ए कोस सी निकालना है, तो ए का मान 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री और गुणा कोस 30 डिग्री हो जाएगा सी का मान, तो मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां। यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3 हो और साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, जहां कोण ए जो है वो बी से बड़ा है और ए प्लस बी का मान ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, ए प्लस बी का मान निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाता होता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है टेन ए प्लस बी का मान √3। टेन ए प्लस बी का मान √3 है, तो टेन 60 डिग्री का होता है, मतलब √3 मान 10 से 10 हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ए प्लस बी का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 60 डिग्री माइनस बी, समीकरण 1। फिर इसके अलावा साइन ए माइनस बी की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2। साइन ए माइनस बी होता है बराबर में 1/2। साइन के पदों में देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन और साइन हट जाएंगे, ए माइनस बी का मान आ गया 30 डिग्री। अब समीकरण 1 से हमें ए का मान पता है 60 डिग्री माइनस बी होता है, इस ए की जगह लिख दिया 60 डिग्री माइनस बी, फिर आगे माइनस बी बराबर 30 डिग्री, माइनस बी और माइनस बी माइनस के 2b बराबर में 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो माइनस 2b बराबर माइनस 30 डिग्री है, तो b का मान यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। फिर समीकरण 1 में मान रखेंगे b का, यहाँ पर 15 डिग्री, तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। a और b की कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, कोट ए का सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोट ए को सेक ए के पदों में लिखना है, कोट ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोट को सेक के पदों में कैसे लिखा जाता है, हमें सर्व समीकरणों का उपयोग करके किसी भी कोण को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करना होता है। तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, सर्व समीकरण सेकेंड जो है उसमें 10 आता है और सेक उसमें भी आता है, तो 10 को तो कोट में बदलने के लिए मुश्किल काम नहीं है, 10 का उल्टा कोट होता है और सेक हमारा यहाँ पर पड़ा है। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, एक को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 / कोट स्क्वायर ए हो जाएगा 10 स्क्वायर ए का मान, बराबर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोट स्क्वायर ए का मान आ जाएगा 1 / सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कोट ए का मान आ जाएगा 1 / सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल, ऊपर यहाँ से स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ वर्गमूल लग जाएगा। कोट ए का मान आ जाएगा 1 का वर्गमूल 1 होता है और बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के ऊपर पूरे के ऊपर अंडर रूट का निशान लग जाएगा, और ये इस तरह से हमने कोट ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू में है 1 - साइन थीटा को सरल कीजिए। इस पूरे वैल्यू को सरल करना है, सोल्व करके बताना है कि क्या आएगा। तो देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 - साइन थीटा में सेक को हम लिखेंगे 1/कोस और प्लस में टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब ये वाली वैल्यू में देखो, बटा में दोनों के कोस है तो कोस आ जाएगा, लघुत्तम इसका ऊपर बन जाएगा 1 + साइन थीटा, 1 + साइन थीटा, तो बन गया ये 1 + साइन थीटा बटा कोस थीटा और इनटू में 1 - साइन थीटा। तो ऊपर वाली एक बीजगणितीय सर्वसमीकरण बन रही है a + b a - b, a + b a - b होता है a² - b², तो ये बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, एक कोस कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो कोस थीटा इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो 1 - टेन स्क्वायर ए बटा 1 + कोट टेन स्क्वायर ए का मान बताना है। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके बतानी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, 3 कोट ए का मान 4 दिया हुआ है, तो कोट ए का मान कितना आ जाएगा 4/3। अब अगर कोट ए का मान 4/3 है तो 10 का मान क्या हो जाएगा, कोट का उल्टा यानी 3/4। अब 10 ए का मान हमें पता चल गया, तो वो 10 ए का मान बस इसमें रिप्लेस करना है और हमें इसको सोल्व कर लेना है। 1 - टेन स्क्वायर ए बटा 1 + टेन स्क्वायर ए में 1 की जगह 1 - टेन स्क्वायर ए, 10 का मान 3/4 है तो 3/4 का होल स्क्वायर, बटा में 1 + टेन स्क्वायर ए की जगह फिर से आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसे आगे तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर 9/16 और बटा में 1 + 9/16। ऊपर लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो 16 - 9/16 और नीचे आ जाएगा 16 + 9/16। दोनों के बटा में 16 है, 16 - 9 के बटा में भी 16 है और 16 + 9 के बटा में भी 16 है, तो दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। 16 - 9 होता है 7 और 16 + 9 होता है 25, 7/25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था सोल्व। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बस इसमें हमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री,
फिर अब इसमें मान रखोगे, देखो 2 गुणा साइन 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर लगा देंगे इसके ऊपर। टेन स्क्वायर 30 है तो टेन 30 का मान 1/√3, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। और प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री, कोट 60 का मान भी 1/√3 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1/2, 1/√2 का स्क्वायर खोलेंगे तो, प्लस में इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और 3 गुणा इसका स्क्वायर भी 1/3 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 1, तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1। सोल्व करने पे हमें आखिर में आंसर मिल जाएगा 2 से ही 1/3 कह लो या फिर 7/3 कह लो, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मान वाला ये क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बस वैल्यू रखनी है इसमें टेन 60 डिग्री की और कोस 30 डिग्री की, और सोल्व करना है इसे। तो टेन 60 का मान √3 होता है, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 3 गुणा कोस 30 का मान √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दो। सोल्व करेंगे इसे, 3 प्लस 3 गुणा 3/4, सोल्व करने के बाद 21/4 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, लघुत्रात्मक प्रकार का प्रश्न। तो देखते हैं क्वेश्चन इसका, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत, कैसे करना है। सबसे पहले देखो, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क है और उस सड़क के दोनों किनारों पर, किनारा बी और डी जो किनारा है, इसके ऊपर समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, जिनको हमने एक्स माना हुआ है। ठीक है, अब सड़क पर एक पॉइंट ले लिया कहीं पर भी, और उस पॉइंट से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक तो है 60 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री। ओके, अब इसके बाद हमें निकालना है कि खंबे की ऊंचाई कितनी आएगी। तो प्यारे बच्चों देखो, खंबे की ऊंचाई तो हमने एक्स मान ली है, ए बी और डी ई दोनों की वैल्यू कितनी होगी, एक्स होगी। अब देखो करना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें करना है कि ए बी सी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है सी डी ई, दोनों त्रिभुजों में मतलब समकोण त्रिभुज है दोनों, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला लाल बटा कक्का वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है दोनों में। अब हमें करना क्या है इसमें, देखो इस भुजा का मान x है, हम x के पदों में BC की वैल्यू निकाल लेंगे, और इधर इस भुजा का मान x है, x के पदों में हम CD का मान भी निकाल लेंगे। BC का और CD का जो जोड़ है ना, वो टोटल 60 है, क्योंकि सड़क की चौड़ाई 60 मीटर। तो इस हिसाब से हम 60 बराबर में रख के एक इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, और वो x का मान जो है ना, वही हमारा क्या है, खंबे की ऊंचाई है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC, इसमें लंब कौन सा होगा, AB बटा में आधार कौन सा होगा, BC। AB बटा BC बराबर टेन 60 डिग्री, x बटा BC बराबर टेन 60 का मान √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का मान आ जाएगा x बटा √3, समीकरण नंबर 1। फिर इस वाले त्रिभुज में देखो, CD वाले त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार यानी x बटा CD बराबर टेन 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1 बटा √3 होती है। तिरछा गुणा करेंगे, CD का गुणा 1 से CD, x का गुणा √3 से √3x, तो CD का मान तो आ गया √3x, BC का मान आ गया x बटा √3, और दोनों का योग, BC और CD का योग जो है वो 60 मीटर है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर BC प्लस CD बराबर आ जाएगा ये वाली वैल्यू, इधर बराबर में 60 लिख देंगे, तिरछा गुणा करेंगे इसका तो x प्लस 3 बटा में √3 और बटा में 1 है, तो √3 इसका एलसीएम आएगा, यहाँ x हो जाएगा, और प्लस में √3 का जब गुणा करेंगे इधर तो 3x हो जाएगा, x और 3x 4x बटा √3, x की वैल्यू आ जाएगी 60 √3/4, सोल्व करेंगे तो 15 √3 आ जाएगा। खंबे की ऊंचाई 15 √3 मीटर। ठीक है, अब इसमें कई बार क्वेश्चन में हमसे उस बिंदु की सड़क के किनारों से दूरियां भी पूछी जाती है, यानी हमसे BC का मान और CD का मान भी पूछ लिया जाता है। तो BC और CD का मान आपने x के पदों में निकाला हुआ है, वहाँ बस x का मान रख दीजिए, वो दूरियां आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उनताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो डायग्राम बनाया इसमें, यहाँ पर पहले 60 डिग्री का कोण था, फिर बाद में 30 डिग्री का कोण रह गया, उनताश कोण, तो 40 मीटर छाया में वृद्धि हो गई, यानी AB का मान 40 है। हमें निकालना है ये मीनार की ऊंचाई। तो पहले हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई को x, समकोण त्रिभुज ACD में हम निकालेंगे। अब देखो कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन, हम पहले AC का मान निकालेंगे, फिर BC का मान निकालेंगे x के पदों में, और दोनों का घटाव करने पर हमें क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। थोड़ा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो,
ये वाली जो दूरी है ना ए बी, ये कितनी है 40 मीटर है। हमारे पास ये वाली भुजा हमने ज्ञात करनी है, जिस भुजा को ज्ञात करनी है उसको तो हमने x माना हुआ है। अब x के पदों में हम AC का मान निकाल लेंगे और x के पदों में ही हम BC का मान निकाल लेंगे। AC में से BC घटाते हैं तो 40 आता है, ये पता है हमें, तो बस वहां से समीकरण बन जाएगी और x का मान हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ACD में CD बटा AC यानी लंब बटा आधार बराबर tan 30 डिग्री सोल्व करेंगे तो AC का मान √3x आएगा। फिर दूसरा त्रिभुज ले लो BCD, इसमें भी लंब है CD और आधार है BC, तो इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास आएगा BC का मान x बटा √3 और दोनों का घटाव कर देंगे। दोनों का घटाव कितना होगा, दोनों का घटाव करने पर हमारा 40 आंसर आ जाएगा। सोल्व करने पर इसको x की वैल्यू 20 √3 आ जाएगा, जो कि मीनार की ऊंचाई होगी। ठीक है, यहाँ तक आपके क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा, यदि सूर्य का उनताश कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। √3 का मान हम अगर इसमें यूज करेंगे तो 1.732 प्रयोग में ले। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखो, सूर्य का उनताश कोण पहले 60 डिग्री था, 30 डिग्री था, वो अब परिवर्तित होकर 60 डिग्री हो गया। तो इन दोनों कोणों पर 15 मीटर ऊंचे, ये इसकी ऊंचाई 15 मीटर है, तो छाया की लंबाई में अंतर बताना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। AC का और BC का मान ऑटोमेटिक इसमें ज्ञात हो जाएगा, बस घटाव करना है आखिर में। तो समकोण त्रिभुज ACD में CD बटा AC, ACD में CD बटा AC, तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी। CD हमें पता है, AC ज्ञात कर लेंगे, 15 √3 मीटर आएगा। फिर दूसरा त्रिभुज ले लेंगे BCD, इसमें CD हमें दे रखी है, BC हम ज्ञात करनी है, तो BC की वैल्यू कितनी आएगी, BC का मान आ जाएगा यहाँ से 5 √3। छाया की लंबाई में अंतर, AC पूरा था उसमें से BC माइनस कर दो, 15 √3 में से 5 √3 घटाएंगे तो 10 √3, तो 10 गुना √3 का मान 1.732 लिखेंगे तो 17.32 मीटर आ जाएगा इसका। 17.32 मीटर छाया की लंबाई में अंतर आ गया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन का नंबर डाउट हो गया यहाँ पर, अपने देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसके बाद हम चौथा प्रश्न करते हैं, जो उसमें से मिसप्रिंट हो गया था। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वजदंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, इस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बनाया गया कोण ज्ञात करो। तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। एक ध्वजदंड है और उस ध्वजदंड की छाया की जो लंबाई है वो उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जब 60 डिग्री का कोण बनाती है तो कोई ना कोई छाया की लंबाई होगी, जिसको हमने x माना हुआ है। अब कुछ समय बाद कोण बन रहा है थीटा, हमें कोण का नहीं पता, लेकिन इस टाइम क्या है, ये जो छाया की लंबाई है ना, अब ये इसका 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया यानी कि ये 3x हो गई। AC का मान कितना है 3x, तो BC को तो हमने x माना हुआ है, तो AC क्या हो जाएगी, BC की 3 गुना 3x हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन में देखो, समकोण त्रिभुज BCD में CD बटा BC, CD यानी लंब, BC में यानी कि आधार, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। यहाँ से CD का मान आ गया √3x। ओके, अब दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन, इसमें दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज CD ACD त्रिभुज में CD बटा AC, CD बटा में AC बराबर, इसको सोल्व करेंगे, बराबर में tan थीटा, थीटा का मान हमें नहीं पता, CD का मान हमने अभी अभी निकाला है √3x और AC का मान कितना है 3x। x और x आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो tan थीटा बराबर आ गया √3 बटा 3, और 3 बटा में है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, √3 और √3 2 बार, एक √3 से √3 कट जाएगा और 1 बटा √3 बच जाएगा। √3 बटा 3 मतलब 1 बटा √3 होता है, तो ये आ गया tan थीटा का मान। 1 बटा √3 जो होता है वो 30 डिग्री के ऊपर होता है, tan 30 का मान होता है, तो थीटा की जगह पर क्या आएगा 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करना था। नेक्स्ट इसके बाद पांचवा प्रश्न, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण दे रखे हैं। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई बतानी है। ये नदी की आपने चौड़ाई बतानी है, यानी कि BC का मान बताना है। ये ऊंचाई तो दे रखी है पुल की 4 मीटर, यहाँ अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री का और यहाँ अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं, तो ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमें ये भुजा दे रखी है, हमने ये वाली भुजा निकालनी है, BC का मान निकालना है। तो क्वेश्चन को समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। देखो, AD पता है तो आप BD को ज्ञात कर लोगे, और AD पता है तो आप CD को भी ज्ञात कर लोगे, और दोनों का आखिर में जोड़ कर दोगे, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। तो पहले हमने इसमें समकोण त्रिभुज ADB में AD बटा BD, AD बटा DB या BD
बराबर टेन 45 है, तो इसमें टेन 45 का मान 1 होता है, तो बी डी का मान 4 आ जाएगा। अगर ये 4 है तो ये भी 4 आ गई। पुनः समकोण त्रिभुज अब ए डी सी ले लो, ए डी सी, इसमें ए डी बटा डी सी बराबर ये 30 डिग्री होगा, तो 4 बटा डी सी बराबर 30 का मान 1 बटा √3, तिरछा गुणा करेंगे तो डी सी या सी डी का मान आ गया 4√3। नदी की चौड़ाई यानी बी सी का मान बी डी प्लस बी सी के बराबर होगा, तो बी डी और बी सी का जब जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 √3, कॉमन लेने के बाद 4 और √3 प्लस 1 इसके ब्रैकेट में आ गया, मीटर में आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी मीनार के आधार से ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर और एक ही सीधी रेखा में स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करो। कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। अब देखो बच्चों, हमने क्या करना है, पहले ये वाला त्रिभुज ले लेना है, त्रिभुज ए बी सी। इसमें ए बी यानी लंब बटा में बी सी यानी आधार, ए बी बटा बी सी बराबर टेन थीटा। तो ये आ जाएगा, ए बी का मान हमें नहीं पता, ए बी बटा बी सी का मान हमें पता है ए बी बटा ए बराबर टेन थीटा। अब क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में थीटा का मान पता ही नहीं है, 90 माइनस थीटा का मान भी नहीं पता, तो इस टाइम हमने क्या करना होगा, इसमें टेन थीटा का मान जो यहाँ पर है ना, वही मान हमने अप्लाई कर लेना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, आगे टेन थीटा हमने आगे यूज़ करना है। पुनः समकोण त्रिभुज में देखो क्या आएगा, त्रिभुज ए बी डी में, दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब ए बी बटा आधार बी डी बराबर टेन 90 माइनस थीटा। ए बी की जगह ए बी बटा में बी आ जाएगा बी डी का मान, ये पूरी भुजा बी डी है, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। अब इसके अनुसार अब आप अगर देखो इस क्वेश्चन में, तो ये कोट थीटा वापस से चेंज होकर 1/10 में बदल जाएगा, ए बी बटा बी बराबर 1/10 थीटा। इसका उल्टा करोगे तो टेन थीटा बन जाएगा, और इसको उल्टा करोगे तो बी बटा ए बी बन जाएगा। एक दूसरे का उल्टा कर दिया तो ये बन जाएगा बी बटा ए बी बराबर, अब इसकी वैल्यू को देखो, ये जो टेन थीटा है इसका मान ए बी बटा ए है, तो ए बी बटा ए रख दिया, तिरछा गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए बी आ गया, ए बी और ए बी का गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और ए और बी का गुणा ए बी बराबर रूट के अंदर आ जाएगा ए बी मीटर में। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। 20 मीटर ऊंचे नदी के एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि नाव नदी में पुल की ओर 3.46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तो नाव पुल के ठीक नीचे पहुंचने में कितना समय लेगी। तो पहले तो देखो ये 2 मीटर है, ये डिस्टेंस हम ज्ञात कर सकते हैं। जब ये दूरी ज्ञात हो जाएगी तो उसके बाद में तो समय निकालना है, तो दूरी बटा चाल वाला फार्मूला लगा। पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी में लंब यानी ए बी बटा में आधार यानी बी सी की सहायता से बी सी को कैलकुलेशन कर लिया हमने। 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है तो टेन 30 का मान 1/√3 रखा, तिरछा गुणा किया तो बी सी का मान आ गया 20/3। नाव की जो गति है वो 3.46 मीटर प्रति सेकंड है। पुल तक पहुंचने में लिया गया समय दूरी बटा चाल, दूरी तो है 20/3 और बटा में 3.46 हमने इसमें चाल लिख दी, तो 20 गुणा, अब इसका मान 1.73 है, 1.73 √3 का मान, इसको दोनों को काटेंगे तो बटा में 2 आ जाएगा, 20 में 2 का भाग दिया 10 आ जाएगा, 10 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 8वां सवाल, जिसमें पूछा गया है 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है। यदि खंबे की ऊंचाई 9 मीटर होती तो इस समय खंबे की छाया की लंबाई कितनी अधिक होती। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया तो है 2√3 मीटर, अगर 9 मीटर का खंबा होता तो छाया कितनी अधिक होती, अधिक होती यानी अंतर बताना है। समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर बात करें 6 मीटर की छाया इतनी है, तो कोण का मान ज्ञात करते हैं। कोण तो दोनों के लिए सेम होगा, एक ही टाइम की बात हो रही है, तो उस टाइम पर अगर हम देखें तो थीटा कोण हम मान लेते हैं, बी सी यानी लंब बटा में आधार यानी ए बी, बी सी बटा ए बी बराबर टेन थीटा, कैलकुलेशन करेंगे तो टेन थीटा का मान आ गया 3/√3। ये आगे हमें काम आएगा, समीकरण 1 बना के छोड़ दो। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज, इसमें भी आप देखो लंब तो है क्यू आर और आधार है पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू बराबर टेन थीटा, टेन थीटा का मान हमें यहाँ से लिख लेना है 3/√3, तिरछा गुणा करेंगे तो पी क्यू का मान आ गया 3/√3 मीटर। अब 3/√3 मीटर इसकी वैल्यू आई है, और पहले कितना था 2/√3, तो अंतर कितना आया, पी क्यू में से ए बी को घटा दीजिए तो √3 मीटर आ जाएगा, 3/√3 में से 2/√3 घटाएंगे तो 1/√3 मीटर बचेगा, यानी √3 मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां, 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो, मीनार की ऊंचाई
समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बटा BC बराबर tan थीटा, 50 बटा BC बराबर tan थीटा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना कैसे है, देखो मीनार की ऊंचाई बतानी है, यानी ये वाली डिस्टेंस बतानी है। ये 50 मीटर का शीर्ष है, स्तंभ है, और इसके सामने ये मीनार। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगी। अब ये 50 मीटर है तो उसके हिसाब से हम BC ज्ञात कर लेंगे, और जितना BC होगा उतना ही AD होगा। BC और AD आपस में एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि एक आयत बन रहा है। AD ज्ञात हो जाने के बाद में हम ED को ज्ञात कर लेंगे, और ED या DE ज्ञात होते ही फिर पूरी जो साइड है वो ज्ञात हो जाएगी। पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे AB बटा में BC बराबर tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो 50 बटा BC बराबर tan थीटा का मान हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, हम थीटा की जगह पर tan थीटा को एज इट इज पड़ा रहने देते हैं। और फिर हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज DE बटा में AD। अब ये कोण अगर 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, तो इसका मतलब फिर अब आप त्रिभुज ADE ले लो। ये 50 है तो हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, DE बटा BC बराबर 50 बटा BC। BC से BC कट जाएगा, DE का मान आ जाएगा 50। देखो कैसे आया ये, DE के बटा में AD आना था वैसे तो, लेकिन AD और BC तो बराबर ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ दोनों को बराबर रखा, और इसका मान हमारा 50 बटा BC है ही, तो BC और BC आपस में कैंसिल, DE का मान आ गया। तो मीनार की ऊंचाई CD प्लस DE, CD और DE का जोड़ 50 प्लस 50 100 मीटर, इसका आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, एक 100√3 मीटर ऊंची मीनार के आधार से कुछ दूरी से मीनार की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या गति से आ रही एक कार का किसी क्षण एक मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इस बिंदु से कार कितने समय में मीनार के आधार तक पहुंच जाएगी। तो बच्चों पहले तो आप ये देखो कि समकोण त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या कुछ दिया हुआ है, 100√3 मीटर ऊंची मीनार है और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये डिस्टेंस पहले हम पता करते हैं। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए लंब और आधार यानी कि tan थीटा वाला फार्मूला लगेगा। लंब AB बटा BC बराबर tan 60 डिग्री। 60 AB का मान तो है 100√3 और BC की वैल्यू हमें नहीं पता, tan 60 का मान 100√3 होता है। तिरछा गुणा करेंगे तो BC का मान 100 मीटर आ जाएगा। फिर अब हम देखो 100 मीटर की दूरी तय करने में कार के द्वारा लिया गया समय ही तो ज्ञात करना है ना। तो समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कार की गति हमारे पास है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 36 किलोमीटर को हम 36,000 मीटर लिखेंगे और घंटे को लिखेंगे 60 गुणा 60 सेकंड। ये सेकंड में चेंज हो गया, तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका वैल्यू आ गया। अब मीनार के आधार तक पहुंचने में लिया गया समय, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो 100 मीटर तो है दूरी, चाल है 10 की, 100 बटा 10, 10 सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे हमारी अगली प्रश्नावली स्टार्ट होती है, प्रश्नावली नंबर अध्याय नंबर 10वां। अध्याय 10 वृत्त, इसमें से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा लघुतरात्मक प्रकार का बोर्ड के एग्जाम में। तो देख लेते हैं इसमें से क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखो एक वृत्त के ऊपर केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु P है, उससे स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर की खींची गई है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दिया गया है OP 5 सेमी, AP 4 सेमी है, तो ये समकोण त्रिभुज बनता ही है, आपको पता ही है। स्पर्श रेखा जो होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है स्पर्श बिंदु पर केंद्र के साथ। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई करनी है। हमें कर्ण पता है, आधार पता है, लंब नहीं पता। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर में लंब की कैलकुलेशन करेंगे तो 3 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, 2 अंकों का। आगे है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, मैंने एक डायग्राम बना के यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। P बिंदु है, P बिंदु से बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, इनकी लंबाइयां बराबर सिद्ध करनी है। तो हमने कुछ इसमें रचना करनी है। तो पहले हमें जो चीज़ दे रखी होती है वो लिखना होता है सिद्ध करने वाले प्रश्नों में। दिया क्या गया है, O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। सिद्ध क्या करना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो PA और PB दोनों को बराबर प्रूव करना है। रचना वाले पॉइंट में बाह्य बिंदु P तथा स्पर्श बिंदु A व B को केंद्र से मिलाया, P को भी केंद्र से मिला दिया, स्पर्श बिंदु A और B को भी केंद्र से मिला दिया। इससे हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गए यहाँ पर। एक तो समकोण त्रिभुज OAP, दूसरा समकोण त्रिभुज OBP। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में देखते हैं हमारे पास कि क्या क्या समानताएं आती है। त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में OA बराबर OB, OA बराबर OB, वृत्त की त्रिज्याएं हैं 2 बराबर होगी। OP बराबर OP, OP और OP भी दोनों बराबर है, ये उभयनिष्ठ हो गई।
और एक इसके अंदर ये है कि कोण AOP, AOP ये वाली भुजा कॉमन आ रही है दोनों में, और ये वाली भुजाएं दोनों आपस में बराबर है। तो ये कोण, क्योंकि दोनों भुजाओं के बीच का कोण हमें बराबर प्रूव करना होता है, तो ये कोण अगर हम बराबर प्रूव करें तो कोण AOP, AOP ये वाला कोण और BOP ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि बाह्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वो इस कोण का समद्विभाजन कर देती है। तो ये कोण आपस में हो जाएगा बराबर। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो AP और BP आपस में हो जाएगी बराबर। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अब आगे है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। 10 सेमी त्रिज्या है और एक वृत्त पर समकोण अंतरित करती है उसकी जीवा, ये जीवा है, समकोण अंतरित कर रही है केंद्र पर, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या 10 सेमी है। समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, जिसका कर्ण हमने ज्ञात करना है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण ज्ञात करना है। लंब और आधार हमें दिया हुआ है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें अंडर रूट में 200, 200 का जब गुणनखंड करेंगे तो 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। वृत्त की जीवा AB की लंबाई 10 अंडर रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला अध्याय है अध्याय 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित है, जिसमें से भी एक प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। सबसे पहले घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 10 सेमी है, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबाई की सुई है, जिसको त्रिज्या बोलेंगे। सुई के द्वारा 1 मिनट में कोण बनता है, मिनट की सुई के द्वारा 6 डिग्री का, 15 मिनट में कितना बनेगा, 15 छिके 90, 90 डिग्री का कोण बन जाए। रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री मान रख के इसको सोल्व करेंगे तो 78.57 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी बच्चों, कैलकुलेशन मैं आपको बार बार नहीं सिखाऊंगा। दूसरा प्रश्न है 18 सेमी लंबी घड़ी की मिनट की सुई के नोक द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी पूछी गई है, दूरी यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई वाला फार्मूला लगेगा। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है R 18 सेंटीमीटर, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण कितने डिग्री का बनेगा, 10 इंटू 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है, 10 मिनट में 10 गुणा 6 डिग्री यानी 60 डिग्री का। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, पाई आर गुणा थीटा बटा 180 डिग्री का फॉर्मूला लगेगा। आर का मान इसमें 18 रखेंगे, थीटा का मान 60 डिग्री रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 18.85 या 132/7 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन, एक त्रिज्याखंड का परिमाप 27.2 सेंटीमीटर है, यदि इसकी त्रिज्या 5.7 सेमी हो तो निर्मित चाप की लंबाई ज्ञात करो। एक त्रिज्याखंड का परिमाप हमें दे रखा है, ये है त्रिज्याखंड, और इसका जो त्रिज्या है वो हमें दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर, और पूरा परिमाप यानी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, तीनों का योग, योग कितना दिया हुआ है 27.2, तो 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या 2 बार आ गई ना इसमें, प्लस में चाप बराबर हो गया 27.2, 2 का गुणा त्रिज्या यानी 5.7 से करेंगे तो 11.4, 11.4 इधर माइनस में चला जाएगा, 27.2 में से 11.4 माइनस हुआ तो चाप की लंबाई 15.8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 8 सेमी और 6 सेमी है के क्षेत्रफलों के बराबर है। एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल क्या है, 8 सेमी और 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो आर का मान तो हमने ज्ञात करना है, R1 हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R2 हमें 6 सेंटीमीटर दिया। प्रश्न के अनुसार क्या है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, और R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर, इन दोनों का योग इसके बराबर है। पाई कॉमन लेकर काट दीजिए, आर स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसे, R1 का मान 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर R2 का मान 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, आर का मान आ जाएगा वर्गमूल 100 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसके चतुर्थांश का परिमाप 50 सेमी है। चतुर्थांश का परिमाप दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप कितना होता है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चतुर्थांश में एक तो 2 बार तो त्रिज्या कैलकुलेट हो जाती है, और एक परिधि का चौथा हिस्सा हो जाता है, 1/4 गुणा 2 पाई आर। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 इंटू आगे जो भी वैल्यू है उसमें आर कॉमन ले लिया, और आर का मान हमने ज्ञात करना है ना, इसलिए आर को कॉमन ले लिया, 2 प्लस यहाँ से बच जाएगा 1/2 गुणा पाई का मान 22/7, इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस 11/7, आगे इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 25/7 बनेगा, जो इधर आके 7/25 हो जाएगा। आर का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई
तो 14 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 22 पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणा 14 गुणा 14। 7 से कट जाएगा 14 2 पर, 22 गुणा 2 गुणा 14 है 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसके साथ ही हमारा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रकार के जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है उनके साथ। टेक केयर, बाय बाय।